हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि बोर्ड की सीरीज चल रही थी, बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब आ रहा है। मैंने आपको बोला था कि पूरी केमिस्ट्री करा के दूंगा, तो आज आप लोग को अमीन चैप्टर लेके आ रहा हूं। लास्ट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और भाई साहब, ये सीरीज जो है ना, एकदम घातक सीरीज है, क्योंकि एकदम डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बोर्ड में उठ के इस सीरीज से आने वाला है। तो जितने भी बच्चे अभी तक हमारे को नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया, आप लोग से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पूरा चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आज के बाद आने वाला है। तो चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से देखिए और एकदम समझने की कोशिश कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अमीन चैप्टर। अमीन चैप्टर चूंकि अगर आप वेटेज वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा वेटेज एल्डिहाइड कीटोन्स का कम रहता है, लेकिन ये एक अच्छा चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल और छोटा चैप्टर है आपके स्कोर करने के लिए। मतलब स्कोर करने के लिए कह सकते हो बेस्ट चैप्टर है, और आपके मार्क्स को मतलब कम टाइम में इंप्रूव करने वाला चैप्टर में से एक है। तो आइए, अमीन चैप्टर जो आज कराऊंगा, इससे अगर आप देखोगे तो बोर्ड के तो क्वेश्चन कवर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके नीट और जेईई मेंस तक के भी क्वेश्चन पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अमीन बात करें अगर, तो अमीन चैप्टर के अंदर सबसे पहले बात करने वाले हम लोग नोमेनक्लेचर का, क्योंकि नोमेनक्लेचर से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का पूरा कंप्लीट लेक्चर, ठीक है ना। अब अगर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर में क्या क्या चीजें आएंगी ये समझ लो जरा आप, ठीक है। नोमेनक्लेचर में जनरल बात लिख रहा हूं कि नोमेनक्लेचर जब आप करोगे तो नोमेनक्लेचर हम लोग लिखते हैं एल्केन माइनस ई और प्लस अमाइन, मतलब एल्केनामाइन। अगर जनरल नोमेनक्लेचर आप देखते हो तो ये हो जाएगा एल्केनामाइन। क्या होगा? एल्केनामाइन। जैसे मैं आपको यहां पे बता दूं, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन है, तो इसको जनरल नेम में लिखते हैं कॉमन नेम एन प्रोपाइल अमीन, ठीक है। बट आईपीएससी नेम हो जाएगा प्रोपेन माइनस ई प्लस अमाइन। इसका आईपीएससी नेम आप क्या लिखोगे? प्रोपनामाइन। क्या लिखोगे? प्रोपनामाइन। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर मैं आपको यहां पे अगर देखूं, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये चेंज हो जाएगा। क्योंकि अमीन चैप्टर के अंदर जब नोमेनक्लेचर देख रहे होते हैं तो 1 डिग्री अमीन का नेमिंग अलग होता है, 2 डिग्री का अलग होता है, और 3 डिग्री का अमीन का नोमेनक्लेचर आपका अलग चलता है। अगर आप यहां पे बात करोगे तो यहां पे नोमेनक्लेचर कैसे चलेगा, देखो यहां पे ये 2 डिग्री अमीन दिख रहा है, क्योंकि यहां पे एन दिख रहा है, एक इधर एच रिप्लेस हुआ, एक इधर रिप्लेस हुआ, 2 डिग्री अमीन है। अगर 2 डिग्री अमीन में अगर आप नोमेनक्लेचर यहां पे देखोगे तो यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे 1 मिथाइल नहीं लिखते, यहाँ से एन मिथाइल लिखते हैं, एन एल्काइल एल्केनामाइन। तो यहाँ पे जब नोमेनक्लेचर आप करोगे तो एन पे मिथाइल है, आप लिखेंगे क्या? एन मिथाइल। और चूंकि 2 कार्बन का चेन है तो ये कहलाएगा आपका इथेनामाइन। तो एन मिथाइल इथेनामाइन, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप 3 डिग्री अमीन की बात करोगे, क्योंकि 3 डिग्री अमीन में देखो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए एल्काइल ग्रुप से। अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं तो वो 3 डिग्री अमीन कहलाता है। और अगर यहां पे आप नोमेनक्लेचर करोगे तो कैसे करोगे भैया? एक को लॉन्गेस्ट चेन लेना, बाकी जो बच जाए उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना। तो यहां पे आप लिखोगे एन मिथाइल इधर भी और एन मिथाइल इधर भी, तो लिखेंगे एन कॉमा एन। और 2 बार है भैया, तो आप इसको लिखोगे डाई मिथाइल। क्या लिखोगे? डाई मिथाइल। और मेरे भाई सुनो, यहां पे चेन कितने का बच गया? 1 कार्बन, तो लिखेंगे मिथेन माइनस ई प्लस अमाइन, मतलब मिथेनामाइन। ये हो जाएगा आपका क्या? मिथेनामाइन। जरूर दिमाग में रखिएगा। अब इधर देखो, 1 डिग्री अमीन का नोमेनक्लेचर के लिए सिंपल क्या लिखा आपने? एल्केनामाइन। 2 डिग्री के लिए क्या लिखा? एन एल्काइल एल्केनामाइन। 3 डिग्री के लिए क्या लिखा? एन एन डाई एल्काइल एल्केनामाइन। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ये दोनों ग्रुप अलग हुए, दोनों ग्रुप अगर अलग अलग हुए, तो भैया उस कंडीशन में आपका नेमिंग कैसे चलेगा ये समझो। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड दे रहा हूं, ये लिख रहा हूं CH3, ये लिख रहा हूं CH2CH3, और यहाँ पे लिख रहा हूं CH2 और CH3। मेरे भाई यहां अगर आप देखते हो तो चूंकि एक को आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, तो बेटे मान ले इसको आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और एक मिथाइल है तो एक इथाइल है, तो एन एन मिथाइल इथाइल तो लिखोगे नहीं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इथाइल आएगा। तो आप लिखेंगे क्या? एन इथाइल। क्या लिखोगे आप? एन इथाइल लिखोगे। और सिमिलरली आप यहां से एन मिथाइल लिखोगे, ये लिखोगे एन मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन पे आ जाओ मेरे बेटे, ये 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो इथेन माइनस ई प्लस अमाइन, ये कहलाएगा इथेनामाइन। क्या कहलाएगा? इथेनामाइन। तो बड़े अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होगे मेरे हिसाब से। अब यहां आओ यार, अगर इसको देखते हो आप तो यहां पे नेमिंग कैसे करेंगे? ये सर NH है, N के साथ CH3 है सर। सर यहाँ पे ये CH है,
इस CS से 2 CH3 लगे हुए हैं, एक CH3 इधर भी और एक CH3 आपके पास इधर लगा हुआ है। मेरे बेटे देखो इस नाइट्रोजन को, एक ग्रुप इधर और एक ग्रुप इधर रिप्लेस हुआ है। 2 डिग्री अमीन का केस है। कैसा है ये? 2 डिग्री अमीन का केस है। सर इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर होगा बेटा, जरा समझ लो ध्यान से। यहां लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 दिख रहा है बेटा। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन। और भैया एन पे सब्स्टिट्यूएंट आपके पास क्या रहा है? मिथाइल आ रहा है। सर ऐसे नेमिंग को हम कैसे क्लियर करें? जरा इसको समझने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके नेमिंग में जनरली देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां पे नेमिंग क्या करोगे बेटा? यहां पे क्या करोगे देखो, क्या ये एन मिथाइल है? नहीं, यहां पे 2 है बेटा, 2 है। 2 नंबर पे यहां देखो, यहां पे जरा गौर करो, ये है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या है ये? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ध्यान देना बेटा, मेरी बात को सुनना। और यहां पे लिखेंगे आप एन मिथाइल। एन मिथाइल क्या लिखोगे? एन मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया बेटा। अब ये प्रोपेन अमाइन नहीं है, ये 2 पे अमाइन है, तो लिखेंगे प्रोपेन 2 अमाइन। यहां पे लिखेंगे प्रोपेन 2 अमाइन या 2 प्रोपेन अमाइन। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे अमाइन लिखा हुआ है। ये 1 2 3 2 पे अमाइन है, दिख रहा है ना। तो ये बात जरूर दिमाग में रखना है। क्लियर है बात? कभी कभी आपके पास क्या होगा, कभी कभी आपके पास कॉमन नेम दिया होगा और आईपीएससी नेम पूछ रहा होगा। जैसे लिखेगा कि एलाइल अमीन है, एलाइल अमीन का आईपीएससी नेम क्या होगा? ठीक है ना। तो मेरे भाई अगर एलाइल अमीन लिख रहा है, इसका पूछ रहा है कि एलाइल अमीन है और इसका आईपीएससी नेम क्या होना है, ठीक है ना। तो मेरे भाई सुन लो जरा ध्यान से, अगर आप सॉरी, अगर एलाइल अमीन की बात करोगे तो सर एलाइल अमीन होता क्या है? एलाइल ग्रुप याद होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 कार्बन से अगर जुड़ा होगा NH2 ग्रुप, तो वो एलाइल अमीन कहलाएगा। क्या बोला मैंने? कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 कार्बन से जुड़ा होगा। मेरे भाई ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बगल वाले sp3 कार्बन से जुड़ जाएगा कौन? NH2, ये कहलाएगा एलाइल अमीन। अब इसका आईपीएससी नेम क्या होगा सर? सर नंबरिंग करो, 1 2 3 हो गया मेरे बेटे, 3 है तो प्रॉप लिखेंगे, प्रॉप लिखेंगे, और 2 पे इन लिखेंगे। और भैया क्या लिखते थे? ई माइनस अमाइन, ई हटा दो इनका लास्ट का और अमाइन जोड़ दो तो इनामाइन, प्रॉप 2 इनामाइन हो जाएगा बेटा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना। ऐसा देखो यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं, प्रोपेन नहीं है ये, प्रोपीन है ये, इसलिए लिख रहा हूं बेटा प्रॉप 2 इन, ठीक है, और अमाइन प्रोपिनामाइन, प्रॉप 2 इनामाइन। क्लियर है बात यहां तक? तो ये जरूर दिमाग में लेके चलना, इस तरह का नेमिंग आपको देखने को मिलने वाला है। अब यार एक तो फॉर्मेट ऐसा होगा जहां पे कंपाउंड दिया होगा और आईपीएससी नेम पूछ रहा होगा। दूसरा फॉर्मेट कैसा होगा? दूसरा फॉर्मेट में आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसका यूपीएससी नेम, आपको ये नेम दिया हुआ और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। दोनों फॉर्मेट आपके बोर्ड में आते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ यार, यहां लिख रहा है क्या? प्रॉप 2 इन 1 अमाइन, अभी आपको दिखा दिया मैंने मेरे बेटा। प्रॉप 2 इन मतलब यहाँ पे देखो 2 नंबर पे इन लगा दो, 1 नंबर पे अमाइन लगा दो, ये हो गया 1 अमाइन। अब बाकी के वैलेंसी पूरा कर दे बेटा, हो गया काम आपका पूरा, ठीक है। यहां पे लिख रहा है क्या? यहाँ 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन, मेरे बेटे देखो, या 4 ब्रोमो एनिलीन, मेरे बेटे बेंजीन पे अमाइन, बेंजीन पे अमाइन, ये है बेंजीन और इस पे अमाइन लगा दो, ये बेंजीनामाइन। और 4 पे ब्रोमो, तो बेटे 1 2 3 और ये 4 है, 4 पे ब्रोमो लगा दो तो 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन। या बेंजीन पे NH2 को एनिलीन बोलते हैं तो इसको 4 ब्रोमो एनिलीन भी बोलेंगे। तो ध्यान रखना, दोनों में कोई भी एक केस आपका आ सकता है, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल। अब आ रहा है एनएन डाइमिथाइल एनिलीन, मेरे बेटे एनिलीन कैसे लिखा? ये है बेंजीन है और सर बेंजीन में ऊपर NH2 लगा दो तो ये हो जाएगा क्या? एनिलीन। अब बेटा N पे मिथाइल, यहाँ पे H को हटा मिथाइल लगाओ, N मिथाइल एनिलीन हो गया। डाई मिथाइल है तो एक और H को हटा दो तो N डाई मिथाइल और ये हो गया एनिलीन। क्लियर बात यहां तक? यहां तक मेरे हिसाब से बिल्कुल आसानी से आपको नोमेनक्लेचर आया होगा। अब यहां लिख रहा है 2 अमीनो टॉलिन, मेरे बेटे ध्यान दो, टॉलिन 2 अमीनो टॉलिन बोल रहा है। टॉलिन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, इसको टॉलिन बोलते हैं। और 1 नंबर ये हो गया, मान लो 2 नंबर पे अमीनो ग्रुप लगा दो, ये हो गया क्या? 2 अमीनो टॉलिन, खत्म बात। बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर है, आप आसानी से लिख सकते हो बेटा। मैं समझ रहा हूं कि इसमें कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं होगा। उम्मीद करूं कि कर लोगे आईपीसी नोमेनक्लेचर बहुत इजीली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा,
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो बहुत आसानी से आपको पूरे नोमेनक्लेचर का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल ध्यान देना, एकदम पूरी सीरीज आपका लग गया है, सीक्वेंस सीक्वेंस में सीरीज आएगा और भैया फोड़ के आना है। 27 तारीख को पेपर आपका जो है फरवरी में, उस केमिस्ट्री के पेपर को फोड़ के आपको आना है, बिल्कुल कंप्लीट करके आना है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। एकदम देखो ध्यान से, आ जाओ। अगला आता है बेटा क्या, आइसोमेरिज्म। अमीन के केस में आइसोमेरिज्म कैसे पढ़ना है। मेरे बेटे ध्यान देना, आप सोचोगे सर आइसोमेरिज्म अलग पार्ट है, नहीं है अलग पार्ट, क्वेश्चन बनता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बात समझा दूं कि अगर आप बात करेंगे आइसोमेरिज्म का, तो थोड़ा उससे पहले मैं स्ट्रक्चर की तरफ भी चलूं, थोड़ा स्ट्रक्चर की तरफ चलूं। ये है भैया अमोनिया, जरा देख लो ध्यान से, ये क्या है, अमोनिया है। अमोनिया में बेटे यहां पे एक हाइड्रोजन को हटा दो, एक हाइड्रोजन को हटा दो और आर ग्रुप लगा दो, तो ये कहलाएगा क्या, यहाँ पे जैसे CH3 मिथाइल इथाइल कुछ भी लगा दो, ये 1 डिग्री अमीन है। क्या है ये, 1 डिग्री अमीन। अगर मेरे बेटे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा देते हो और यहाँ पे मिथाइल इथाइल एल्काइल ग्रुप लगा देते हो, तो ये अमीन कहलाएगा 2 डिग्री अमीन। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री। और अगर तीनों हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर देते हो, तीनों हाइड्रोजन अगर आप यहां से रिप्लेस कर देते हो, तो ये जो अमीन है ये 3 डिग्री अमीन कहलाएगा। जरूर दिमाग में रखिएगा। तो आपके पास अमीन के 3 टाइप, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे। क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेरे बेटे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2 है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, N है। तो भैया सेम मॉलिक्यूलर, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तीनों का डिफर कर रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन का। इसका मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर्स शो करेंगे। कैसा शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। तो जब भी आपका अमीन का आइसोमेरिज्म पूछे, तो पहली बात तो दिमाग में रखना कि अमीन 3 तरह का फंक्शनल आइसोमर शो करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर इसका आइसोमर्स निकालना, आपको बहुत सारी बातें समझ में आसानी से आ जाएंगी। कैसे, अभी थोड़ी देर देखना। मेरे बेटे इसमें एक बात और है, जैसे आपने लिखा क्या, ट्राई मिथाइल अमीन है। यहां पे अगर आप ट्राई मिथाइल अमीन देखोगे, तो ये है NCH3 का होल थ्राइस और ये लॉन पेयर ट्राई मिथाइल अमीन। बेटे ट्राई मिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर देखो, ये है CH3 और ये CH3 और इधर लिख रहा हूं मैं CH3 और ये आपके पास है लॉन पेयर। ये आपके पास पिरामिडल स्ट्रक्चर है ट्राइमिथाइल अमीन का, क्योंकि यहां पे देखोगे अगर, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है और एक लॉन पेयर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। होना टेट्राहेड्रल चाहिए, लेकिन लॉन पेयर है भैया, ये रख दो और इसको ढक दो। अब देखो ये पिरामिड शेप का दिख रहा है मेरे बेटे, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर आपका अमीन का होने वाला है। अब यहां पे सर क्या होगा, क्योंकि सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड में बॉन्ड एंगल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बॉन्ड एंगल sp3 में कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन अमीन की अगर अपन बात करते हैं, तो अमीन में थोड़ा सा कहानी अलग है। मेरे बेटे ध्यान देना, एक लोन पेयर प्रेजेंट है और VSEPR थ्योरी बोलता था कि एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज्ड बाय नियरली 2 to 2.5 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल 2 से 2.5 डिग्री घट अगर जाएगा, तो 109 से घट के वो 106.5 तक हो जाएगा। यहां पे समझना मेरी बात को। लेकिन एग्जैक्टली ये बॉन्ड एंगल ऐसा नहीं होता, यहां पे बॉन्ड एंगल 108 डिग्री होता है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होने वाला है किसमें, ट्राइमिथाइल अमीन में, पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमिथाइल अमीन में NCN, ये CNC का जो बॉन्ड एंगल होने वाला है, इसका वैल्यू एग्जैक्टली 108 डिग्री होता है। होना नहीं चाहिए था, होना चाहिए था 107 से कम VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी होता है कितना, 108 डिग्री। तो जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेटा क्वेश्चन आता है, जैसे ईथर में पढ़ाया था, याद करो ईथर में पढ़ाया था कि भैया अगर आप लोगे यहां पे इस तरह से, ये है आपके पास क्या, मिथॉक्सी मीथेन। यहां पे अगर आप बॉन्ड एंगल निकालोगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 109 होता है सर, और सर साथ ही साथ 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो बॉन्ड एंगल लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से घटता है। बट चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्सन एल्काइल ग्रुप के होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल 111 डिग्री हो जाता है बच्चों। तो ये सब कुछ बातें हैं जो जरूर ध्यान रखिएगा। ये बोर्ड में क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी का डायग्राम आ चुका है, जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ये सब बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल का भी जरूर ध्यान आपको यहाँ पे रखना होगा। अब आइए आइसोमेरिज्म की चर्चा करते हैं। मैंने क्या बोला बेटे, मैंने क्या बोला कि भैया अमीन 3 तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा।
1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, तो ये तीनों फंक्शनल आइसोमर्स शो करेंगे। जहां भी अमीन का आइसोमर लिखना है पहले आप उसके 3 फॉर्मेट लिखिए। आइए, जैसे मान लो बेटा आपको लिख रहा है कि भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9 और N है। मेरे बेटे ध्यान दो इधर, यह है C3H9 और N है। बोल रहा है कि भैया इसके पॉसिबल राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स, इसके जो डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो आप बहुत सिंपल क्या लिखोगे, आप कहोगे कि सर अमीन है ये, और अमीन 3 तरह का आइसोमर शो करता है सर, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। मेरे बेटे इसको 1 डिग्री के फॉर्म में लिखो, 3 कार्बन है, CH3 CH2 और CH2 और NH2, ये हो गया 1 डिग्री अमीन। 2 डिग्री के फॉर्म में लिखो तो ये NH हो गया, यहां CH3 एक इधर ले आओ मेरे बेटे इधर, और ये CH2 CH3 ये 2 डिग्री अमीन हो गया बेटे। और अगर 3 डिग्री लिखना है तो यहाँ पे CH3 और CH3 और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो भैया आप सोचोगे कि सर इसके 3 ही पॉसिबल आइसोमर है क्या? ना 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 ना, आपको मैंने आइसोमरिज्म जब कराया था रामायण सीरीज में तो वहां पे मैंने बड़ी डिटेल में आपसे बात करी थी, और वहां मैंने आपको बताया था अगर याद होगा तो, कि बेटे अगर आप C2H5 देखोगे तो इसके डिफरेंट रेडिकल जो डिफरेंट टाइप लिखे जा सकते हैं वो एक लिखे जा सकते हैं, लेकिन C3H7 जब लिखते हो तो इसके डिफरेंट 2 रेडिकल लिखे जाते हैं, और C4H9 लिखते हो तो इसके डिफरेंट 4 रेडिकल लिखे जाते हैं। ये दिमाग में रखना है। अब मेरे भाई यहां आओ, यहां पे क्या ये C3H7 है या नहीं है? है सर। तो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर कितने लिखे जा सकते हैं? 2 लिखे जा सकते हैं सर। कैसे सर? सर यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस NH2 को 2 नंबर पे लाओ, ये 1 2 3 है, 1 पे है। अब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये NH2 लिख दूं बेटा, तब भी दिक्कत नहीं होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका मतलब 1 डिग्री अमीन में दो आइसोमर्स बनेंगे, 1 डिग्री अमीन के 2 आइसोमर्स बनेंगे बेटा। यहाँ पे 2 आइसोमर्स बन गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इथाइल का तो एक ही रेडिकल बनेगा, तो इसका एक ही आइसोमर है। मिथाइल का तो एक ही बनेगा, तो इसका भी एक ही आइसोमर है। तो मेरे बेटे 2 तो 1 डिग्री अमीन का हो गया, एक हो गया 2 डिग्री का, और एक हो गया 3 डिग्री का। तो टोटल आइसोमर आपके पास डिफरेंट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपके पास डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि हाउ मेनी डिफरेंट आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय द C3H9N, कितने डिफरेंट आइसोमर्स C3H9N बनाएगा। तो आपका आंसर होगा करेक्ट क्या? 4 होगा। उम्मीद करूं बेटा कि एकदम आ गया होगा अच्छे से बात समझ में। ठीक है, एक एग्जांपल और आइए, यहां पे देखो बेटा क्या लिख रहा है। लिख रहा है कि C4H11N है, इसका डिफरेंट आइसोमर्स लिखना है। ठीक है ना, इसके डिफरेंट आइसोमर्स कितने होंगे? तो बड़ा सिंपल आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला था C4H11 और N है सर। सर अमीन है, और सर अमीन के केस में हमेशा ये 3 तरह के आइसोमर शो करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन शो करेंगे। तो बेटे पहले इसको लिख लेते हैं। 1 डिग्री में पहले लिखते हैं बेटा, 4 कार्बन है तो CH3 CH2 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 और NH2, ये हो गया आपका 1 डिग्री। 2 डिग्री में अगर आप इसको लिखेंगे मेरे बेटे, तो 2 डिग्री में आप क्या करोगे? सर एक CH को इधर ले आओ, सर एक CH3 इधर ले आया, और बाकी को आप इधर रहने दो, फिर हम लोग देख लेंगे आगे। यहां पे हो गया 2 डिग्री अमीन बेटा। और 3 डिग्री में लिखोगे तो सर एक को और नीचे ले आओ, तो बेटे ऐसा 3 डिग्री में हम लिख सकते हैं CH3 और CH2 और बेटे N और CH3, और यहां लिख रहा हूं CH3, यह है 3 डिग्री अमीन। अब मेरे भाई एक बात समझना गौर से, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब क्या होगा सर, क्या 3 आइसोमर होंगे? ना 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 ना, उसके बाद आपको रेडिकल देखना है, रेडिकल देखना है। सर यहाँ पे C4H9 है, और C4H9 में बेटे 4 रेडिकल बनते हैं इसके डिफरेंट। कितने तरीके से इसको डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है? 4 डिफरेंट तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसके टोटल डिफरेंट आइसोमर 4 बनने वाले हैं। पहली बात समझना यार, पहली बात समझना। अब इधर आते हैं, सर इसके कितने डिफरेंट आइसोमर बनेंगे? मेरे बेटे यहाँ पे C3H7 है, और C3H7 के अगर आप देखोगे तो इसके 2 रेडिकल होते हैं, 2 आइसोमर बनेंगे। और यहाँ C2H5 है, इसके एक ही आइसोमर बनेंगे। अब अगर आप देखोगे तो 4 + 2 + 1, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बने? इसके 7 बनेंगे ना। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे? 7। तो इसके 7 डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनने वाले हैं। सर अब कैसे बनेगा? क्योंकि ये भी पूछेगा, क्योंकि लिख रहा है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स। डिफरेंट आइसोमर्स कितने बनाए जा सकते हैं? तो आओ बेटा अब इसको जरा देखें। मेरे बेटे ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं उसको बड़ी गौर से सुनना। ठीक है, इसके 4 आइसोमर्स, एक तो बेटा ये बन ही गया,
एक तो ये बन गया, यहाँ पे 1 नंबर पे आपको दिख रहा है NH2। अब 2 को NH2 को 2 नंबर पे ले आओ, तो बी वाला फॉर्म इसका क्या बन सकता है बेटा? CH3 और CH2 बन सकता है सर, और CH और 2 नंबर पे हमने NH2 को ले आया, ये CH3। क्लियर है बात? तो दूसरा आइसोमर इसका ये बन सकता है, यहाँ 2 पे आ गया, सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन बट डिफर इन देयर पोजीशन, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। कैसे हैं? पोजीशन आइसोमर्स। अब मेरे भाई इसका थर्ड स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो आप? ये देखो, क्या सर NH2 को 3 पे लाए? ना ना ना, अगर इधर लाओगे बेटा तो ये 2 पे हो जाएगा इधर से, तो आप इसको यहां नहीं ला सकते। सर फिर क्या करेंगे? एक काम कर सकते हैं, चेन को छोटा कर दो, चेन को छोटा कर दो मेरे बेटे। ये 4 का चेन है, क्यों ना इस चेन को हम 3 का कर दें, इस चेन को क्या कर दें? 3 का कर दें। जरा ध्यान देना, ये लिख रहा हूं CH2 CH, और यहां लिख रहा हूं आपके पास क्या बोलो, NH2 लिख रहा हूं। सर 3 का चेन कैसे होगा? बहुत आसानी से होगा। एक काम करो, इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जरा देखना बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? CH CH3 और CH2 और NH2। जरा गौर से देखो, अब भी 1 पे है NH2, अब भी 1 पे है, लेकिन कार्बन चेन 3 का हो चुका है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब भी सेम है बेटा। अब बोलोगे सर 3 बना, सर इसके तो आपने बोले 4 रेडिकल बनेंगे। अरे मेरे भाई बनेंगे ना, अब इस 3 कार्बन वाले का दूसरा रेडिकल बनाओ। यहाँ 1 पे NH2 है, अगर इसका D लिखूं तो भैया इस NH2 को 2 पे ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा CH3 और CH। मेरे भाई सुनना ध्यान से, CH3 C लिख रहा हूं, CH3 और C लिख रहा हूं, और मैंने क्या बोला, इसको 2 नंबर पे ले आओ। यहाँ पे ये NH2 हो गया बेटा, यहाँ CH3, और ये हो गया हमारे पास CH3। अभी भी कार्बन चेन 3 का है बेटे, लेकिन अब 2 नंबर पे NH2 है। ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। पोजीशन आइसोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर्स। ठीक है ना? तो ये दिमाग में बात आपको आ गई होगी। क्लियर है बात? क्लियर है? हाँ, यूपी का कट ऑफ क्या होगा बेटा, जब कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा ना, तो उस टाइम देखना, यूपी का मैं डाल रखा हूं, उसमें एक बार जाके देख लेना। ठीक है ना? अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने वाला क्वेश्चंस पूछो। ठीक है? अब आ जाओ बेटा, सर इसके 2 रेडिकल कैसे होंगे? मेरे बेटे बहुत आसान है, बहुत आसान। यहाँ 1 2 और ये 3 पे है, क्यों ना हम इसको 2 पे ले आए। सर ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होगा बेटा, CH3 है, CH CH3 है, और ये NH, और इधर लिख रहा हूं मैं CH3। अब जरा देखो, 1 2 3, 2 पे आ चुका है NH, तो इसके 2 रेडिकल होंगे। तो बेटे इसके टोटल 4 आइसोमर, इसके 2 और इसके 1, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बने? 7 बने। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बड़ी अच्छे से आपको यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बोलो यार, बोलो एकदम। अब आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब क्या है? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। कैसे अमीन का प्रिपरेशन करेंगे? बहुत आराम से सुनिएगा बेटा, बहुत आराम से। सबसे पहला लिख रहा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। बेटा नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, वो एसिड और FeHCl, मतलब मेटल के साथ एसिड ले सकते हो, या मेटल के साथ हाइड्रोजन ले सकते हो, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी ले सकते हो। इसका काम है NO2 ग्रुप को रिड्यूस करना। अब मेरे बेटे एक बात ध्यान दो, इन दोनों में देखोगे तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है Fe और HCl। ये दोनों में अगर आप देखते हो तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? रिडक्शन करेगा ये दूसरे का, और रिडक्शन करके क्या करेगा बेटा? रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ये हो जाएगा R, और NH2 बन जाएगा, मतलब ये 1 डिग्री अमीन का प्रिपरेशन कर देगा। जैसे मेरे बेटे देखो ध्यान से, जैसे देखो ध्यान से, यहां लिख रहा हूं मैं CH3 है और CH2 है, और ये लिख रहा हूं NO2 है। यहां पे मैंने बोला बेटे नाइट्रोइथेन है, इसका SN और HCl ले लिए, या Fe और HCl ले लिया बेटा। जैसे देखा भैया कि ये मेटल और एसिड है, तो तुरंत समझ गए रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटा देंगे मेरे बेटे, और हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो ये बनेगा CH3 CH2 और NH2 बनेगा, मतलब इथेन माइनस E प्लस अमाइन, इथान अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। बराबर है बात? बराबर है। अब यार एक बात बताओ, जैसे मान लो नाइट्रोबेंजीन है, ये आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, और बोल रहा है भैया कि यहाँ पे हमने SN और HCl ले लिया, तो भैया इसका काम क्या है? रिडक्शन करना सर। सर रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटा दे मेरे बेटे, और हाइड्रोजन को जोड़ दे, ये बेंजीन पे NH2 का बनना एनिलीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनिलीन, या बेंजीन पे अमीन को बोलते हैं बेंजीन अमाइन। तो दोनों वर्ड हो सकता है। क्लियर है बात यहां तक? यहां
एकदम क्लियर। अब जरा देखो यार, इसके बाद आता है नाइट्राइल का रिडक्शन, मैंडियस रिडक्शन बोलते हैं इसको, रिडक्शन ऑफ क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। बेटे नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन कौन करता है, ये समझो। एक तो ये सेम है, हाइड्रोजन प्लेटिनम, हाइड्रोजन और मेटल ले सकते हो निकल, इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले सकते हो, यहां दोनों में सेम है। लेकिन एक इसको भी ध्यान रखना बेटा, ये इसको भी ध्यान रखना, ये Na और Hg सोडियम अमलगम है, इसका इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, इसका भी काम है नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन करना। तो जरूर दिमाग में रखिएगा, पूछता है कि इनमें से कौन कौन से रिएजेंट हैं जो नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया ध्यान रखना, ये रिडक्शन कौन कौन करेगा, एक तो हाइड्रोजन और मेटल करेगा ही करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट करेगा, लेकिन नाइट्राइल के रिडक्शन में आपके पास एक एडिशनल रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो क्या है, सोडियम अमलगम और इथाइल अल्कोहल। ये रिडक्शन कैसे करेगा बेटा, यहां पे ये रिडक्शन कैसे करेगा ये समझो। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं R और ये है CN, इसका रिडक्शन करा रहे हैं आप इसके प्रेजेंस में, तो रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है बेटे। यहां पे आपने हाइड्रोजन रख दिया और इसको हमने तोड़ दिया, तो ये RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2 बना, ये RCH2 और सिंगल बॉन्ड NH2 बना। इसका मतलब जब नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन करेंगे तब भी जो अमीन बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन नाइट्राइल ग्रुप के रिडक्शन से ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। क्लियर है बात यहां तक। जैसे मान ले बेटे मैंने यहां पे लिख दिया कि भैया CH3 है और CH2 और CH2 और ये लिख रहा हूं बेटा CN है, ठीक है। और मैंने यहां लिखा सोडियम अमलगम, ये है NaHG, ये है NaHG, और यहां पे मैंने लिख दिया इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो मैंने क्या बोला कि नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन एक तो हाइड्रोजन और मेटल करेंगे, हाइड्रोजन प्लस निकल, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा, और दूसरा मैंने बोला कि सोडियम अमलगम के साथ इथाइल अल्कोहल ले लो, वो भी नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन करेगा। और रिडक्शन करेगा तो भैया रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा, और हाइड्रोजन एडिशन करा के यहां तोड़ दो, तो ये बनेगा क्या बेटा, CH3 और CH2 और CH2 और CH2 और NH2 बनेगा, ये CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। तो ब्यूटेन माइनस E प्लस अमाइन, इसको अपन बोलते हैं ब्यूटिनामाइन। क्या बोलेंगे, ब्यूटानामाइन, ठीक है। अब आ जाओ, दूसरा है रिडक्शन ऑफ अमाइड। मेरे बेटे अमाइड का रिडक्शन से भी बनता है क्या, अमीन, लेकिन यहां रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट और सोडियम और इथाइल अल्कोहल लेते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये अमाइड का रिडक्शन करेगा, और कैसे करेगा सर, ये भी समझ लो भाई। ये है अमाइड RCO और ये हो गया मेरे पास NH2, इसका रिडक्शन करना है मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटे यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो, यहां हाइड्रोजन जोड़ दो, दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन लिया तोड़ दो, तो RCH2 NH2 और H2 हटा दो, तो यहां पे बनेगा RCH2 और क्या बन गया, NH2 बन गया। इसका मतलब अमाइड के रिडक्शन से भी 1 डिग्री अमीन का प्रिपरेशन हुआ, क्योंकि सिलेबस में पढ़ना भी 1 डिग्री अमीन का प्रिपरेशन है, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मान लो बेटा यहां पे आपको कन्वर्जन दे देगा, लिखेगा कि कन्वर्ट करिए, क्या कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा बेटा, यहां पे बोलेगा आपको कि भैया एसिटिक एसिड है, क्या लिखेगा, एसिटिक एसिड है। मेरे बेटे ध्यान देना, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, इसलिए ध्यान दो। एसिटिक एसिड है और बोलेगा भैया इथेनामाइन बनाओ, एसिटिक एसिड टू क्या बनाने बोलेगा, इथेनामाइन। तो सर कैसे बनाएंगे, मेरे बेटे एक बात बताओ, ये एसिड है, अगर मैं एसिड को अमाइड में कन्वर्ट कर दूं तो निश्चित तौर पे अमीन बनाया जा सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं एसिड को अमाइड में कन्वर्ट कर दूं तो निश्चित तौर पे अमीन बनाया जा सकता है। अब दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। बड़ा आसान सी बात है बेटा, जरा सुनो ध्यान से। हमने एसिड में पढ़ाया था कि सर ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, इसका रिएक्शन करा दे बेटा किसके साथ, अमोनिया के साथ। मेरे बेटे अमोनिया के साथ कराओगे तो ये H प्लस और OH माइनस मिलके पानी निकाल देगा, और जैसे पानी निकला बेटा तो यहां पे ये बनेगा CH3 और CO और NH2। तो भैया जरा देख लो, एक और दो कार्बन का अमाइड बन चुका है, इथेन माइनस E प्लस अमाइड इथेनामाइड बन चुका है। अब मेरे भाई क्या होगा, अब इथेनामाइन बनाना है, तो सर अमाइड का रिडक्शन करा दो, और अमाइड का रिडक्शन के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये ले सकते हो, या दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बोला सोडियम और इथाइल अल्कोहल ले सकते हो। तो भैया ये रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन लगा दो मेरे बेटे और एकदम तोड़ दो, ये बनेगा CH3 CH2 और NH2 का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये आपके पास अमीन बन जाएगा इथेनामाइन। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ऐसे कन्वर्जन भी आप लोग आसानी से कर लोगे यार, बोलो होगा कि नहीं होगा।
अब देखो लिख रहा है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये वाला पॉइंट आपको समझना है, ये वाला पॉइंट समझना है बेटा, ठीक है ना। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, बेटे एल्काइल हैलाइड का अमोनिया के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, ठीक है ना, अमोनोलिसिस। यहां देखना ध्यान से भाई, एक बड़ा सिंपल बात मेरे बेटे, देखो ये है आपके पास एल्काइल हैलाइड, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करा रहे हैं। तो यार एक बात बताओ, क्योंकि आपको हेलो एल्केन में पढ़ाया था कि यार हेलो एल्केन जो होते हैं, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, उनका मेन रिएक्शन क्या होता है, उनका मेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो SN1 या SN2 होता है। अब सर ये अगर पता है हमें कि इसका मेन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और मेरे बेटे एक बात बताओ, अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो चाहे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो चाहे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हो, वो कैसा बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो ये न्यूक्लियोफाइल एक तरह का, समझ रहे हो ना, क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल। हाँ रंजीत वर्मा क्या लिख रहे हैं सर, थोड़ा जूम कीजिए, बड़ा लिखो बेटा, बड़ा बड़ा लिखा जाए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब इधर देखो बेटा, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, ये देखना जरा ध्यान से, बोल रहा हूं एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ है, ये किसके साथ दिख रहा है, अमोनिया के साथ। तो बेटे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस, यहाँ पे प्लस पे ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, और ये बनेगा क्या, R और NH3 प्लस और X माइनस बनेगा। अब देखो यार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होता है ऑलवेज लेस स्टेबल होता है, जरूर ध्यान रखिएगा, और लेस स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, तो यहां से ये HX निकल जाएगा, और जब HX निकलेगा तो NH2 बचेगा, मतलब ये RNH2 ये 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है बात यहां तक। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें, डायरेक्टली अगर हम अमोनोलिसिस की बात करें तो क्या होने वाला है, यहां से फाइनली H और X निकाल दो और NH2 जोड़ दो, देखो यही तो बन रहा है ना। क्लियर है बात। अब जरा देखो यार, जरा गौर करो, यहां पे हम लोग क्या कहने वाले हैं कि सर ऐसा करते हैं ना, ये अमीन बन चुका है, अगला एल्काइल हैलाइड फिर से ले लो सर, तो मैं बोलूंगा ले ले भाई, फिर से एक HX निकाल दे डायरेक्टली, तो RNHR बन जाएगा, RNH और R बन जाएगा बेटा। फिर से आप बोलोगे कि सर एक एल्काइल हैलाइड और ले लो, अगर ले लेंगे बेटा तो फिर से क्या होगा बोलो, यहां से HX निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये RNR बन जाएगा, मतलब 3 डिग्री अमीन बन जाएगा, RNR और R मतलब 3 डिग्री अमीन बनेगा। इसका रिएक्शन फिर से अल्काइल हैलाइड से, आप बोलोगे सर अब तो HX नहीं निकलेगा, लेकिन मेरे भाई अभी तो ये न्यूक्लियोफाइल है, अभी तो इसके पास लोन पेयर है, मतलब अभी भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सर कैसे देगा, यहाँ पे देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा। बेटे जरा ध्यान देना, ध्यान देना, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो ये है R, और यहाँ पे देखो जरा ये R R R R मतलब 4 बार R होगा, मतलब R और ये जहां पे देखो बेटा ये जाके इस R के साथ जुड़ा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन ने, तो इस पे प्लस हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे X माइनस है, मतलब ये R4, ये क्या है R4 है, और N प्लस और X माइनस, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जब एल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस कराएंगे और अगर आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कितना मोल एल्काइल हैलाइड लेना है, तो ये रिएक्शन तब तक चलना है जब तक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन ना हो जाए। क्लियर है बात यहां तक, क्लियर है मेरी बात, बोलो डन है एकदम। बेटा ध्यान रखना, मैंने पूरा शेड्यूल लगा दिया, आप लोग का पूरा शेड्यूल लग चुका है एकदम, पूरा फाइनल सिलेबस तक का, तो आपको जैसा शेड्यूल लगाया गया वैसे ही आपको चलना है, और आपका पूरा इंटायर सिलेबस कवर कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ इसके बाद देखो बेटा, यहां पे देखो क्या आ रहा है भाई, ये क्या है, अगला लिख रहा है प्रिपरेशन गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस के अंदर क्या होगा भाई, ये देखो जरा समझना ध्यान से, यहां पे सबसे पहले थैलिमाइड देखो, थैलिमाइड किसको बोलते हैं बेटा, ये है थैलिमाइड। मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर रहा हूं, ये जरा देखो बेटा, ये आपके पास बेंजीन है, ये बेंजीन है, और ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये है NH, इसको बोला जाता है बच्चों क्या, थैलिमाइड। मेरी बेटे ध्यान देना, ये है आपका थैलिमाइड, क्या है ये, थैलिमाइड। अब पहला बात क्या करना है ये समझो मेरे बेटे, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली फोन से जुड़ा हो, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हो, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है बेटा, क्या कहलाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। और मेरे बेटे ध्यान दो, एसिड को क्या पसंद है,
बेस पसंद है। इसलिए सबसे पहले ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होगा। ये बेस के प्रेजेंस में ये भैया K प्लस और OH माइनस है, ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये प्लस है, ये प्लस जाएगा माइनस के साथ। बेस को एसिड पसंद है, इसने इसको पकड़ लिया बेटा। और यहां पे ये प्लस इस माइनस के साथ, तो ये बनेगा इस तरह का केस। ये है बेंजीन, ये है C डबल बॉन्ड O, यहां भी C डबल बॉन्ड O और ये N माइनस और यहां इसके साथ जुड़ गया K प्लस। क्या जुड़ा? K प्लस। अब मेरे बेटे ध्यान दो, जरा ध्यान देना। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? पहला तो पता चल गया सर कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिड को बेस पसंद है, ये तो बिल्कुल अच्छे से पता चल गया। क्लियर है? 50% समझ रहे हो बेटा? कहां दिक्कत आ रही है राजीव? कहां दिक्कत आ रही है बताओ? बहुत बेसिक चीजें, एकदम एकदम छोटी छोटी बात भी क्लियर कर रहा हूं, कहां दिक्कत आ रही है? बोलो बोलो बोलो। अब देखो, अब अगला स्टेप में इसका रिएक्शन कराना है एल्काइल हैलाइड के साथ। एराइल नहीं बोल रहा हूं, एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है ना? जब अपन एल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे बेटा, ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो, यहां पे करा दिया। अब यार एल्काइल हैलाइड का मेन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे इसका मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटे ये जो नेगेटिवली चार्ज बना है ना, दिस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात यहां तक? अब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को हटाएगा, इस दूसरे नेगेटिव को, और इसके जगह में खुद आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। तो एक्स को हटा के ये पार्ट जोड़ दो आर के साथ, तो भैया ये आपके पास बन गया क्या? ये बेंजीन है, ये बेंजीन है और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और बेटे ये है N माइनस और माइनस के साथ जुड़ गया ये क्या? बोलो जल्दी। R जुड़ेगा। क्यों? एक न्यूक्लियोफाइल को हटाया और इसके जगह में खुद आ गया, यहां जुड़ गया R। क्लियर है बात? अब एक बात और ध्यान रखना, यहां पे सर हमने क्या लिया? एल्काइल हैलाइड लिया। क्या लिया? एल्काइल हैलाइड लिया, एराइल हैलाइड हमने नहीं लिया। क्यों मेरे बेटे? ये एराइल क्यों नहीं लिया? अगर आप एराइल हैलाइड लेते तो भैया ये एराइल हैलाइड है। अब यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस होता, और रेजोनेंस जब होता है बेटा तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है इसके साथ यहाँ पे। तो जो पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इजीली इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग सेकेंड स्टेप यहाँ ले रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, एराइल हैलाइड नहीं लेंगे। अब जरा इधर ध्यान देना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे ये बन गया बेटा। अब अगला स्टेप क्या बोल रहा हूं? सर इसका रिएक्शन NaOH एक्वस के साथ करा दो। होगा क्या सर? मैं जरा समझा रहा हूं, सुनो बेटा। कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को दे दो इसका पॉजिटिव और इससे दे दो ONA माइनस, ONA माइनस। सिमिलरली ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव दे दो और इसे दे दो ONA माइनस दे दो बेटा। तो यहां पे क्या हुआ? तोड़ दो, यहां भी तोड़ दो, तो ये RNH2 बना, ये RNH2 बना, देख सकते हो भैया RNH2। तो यहां पे ये बनेगा RNH2 बन गया बेटे, ठीक है ना? और बाकी बाय प्रोडक्ट बेंजीन पे COONA और नीचे देखो बेंजीन पे COONA निकल गया और नीचे भी यहाँ पे COONA निकल गया। तो बेटे एक बात ध्यान दो, यहाँ पे जो अमीन बना कौन सा बना? 1 डिग्री अमीन। इसका मतलब गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में केवल और केवल आप बना सकते हो क्या? 1 डिग्री अमीन। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। क्लियर है बात? ठीक है ना? ठीक है। अब एक बात समझो, दूसरा मैंने क्या बोला? 1 डिग्री अमीन केवल प्रिपेयर करेंगे मेरे बेटे। दूसरा एक बात और है, ये आर क्या है? एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं है ये आर, समझ रहे हो ना? इसलिए एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन बनेगा। तो ध्यान रखना, एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए यहाँ पे आपको एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा और एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। तो यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देगा, तो भैया इस बेंजीन के साथ यहाँ ये जुड़ेगा नहीं, तो फिर अमीन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं बेटा ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात? अब आओ, अगला क्या लिख रहा है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। बेटे नाम से लग रहा है ब्रोमाइड
मतलब ब्रोमीन के साथ लेना है अमाइड। और डिग्रेडेशन, अच्छा एक बात बताओ, डिग्रेड करेगा कोई चीज तो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना। तो यहां भी जब प्रोडक्ट बनेगा ना तो नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस होना है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, मैंने बोला ब्रोमाइड, ब्रोमीन प्लस अमाइड, ब्रोमामाइड, ठीक है ना। तो भैया अमाइड ले लो, ये ले लिया हमने CH3 और CONH3, ये है बेटा आपका अमाइड। किसके साथ? ब्रोमीन, ये हो गया ब्रोमामाइड। और इन प्रेजेंस ऑफ बेस होता है रिएक्शन बेटा, किसके प्रेजेंस में? बेस होगा। सर क्या होगा यहाँ पे, जरा समझो बेटा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। क्या होगा यहाँ पे, एक कार्बन कम प्रोडक्ट बनेगा तो CH3NH2 बनेगा, CH3 और NH2 मिथेनामाइन बन गया। और यहाँ दो Br और दो Na मिलके यहाँ पे बना देंगे ट्वाइस ऑफ NaBr। और मेरे बेटे यहां से निकलेगा ये Na2CO और 3। बेटा ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे ये निकलता है क्या, Na2CO3, 3 ऑक्सीजन चला गया। मेरे बेटे ऑक्सीजन कितना था हमारे पास, कितना ऑक्सीजन था, 4 यहां और 1 यहां, 5 थे, 3 चले गए, ठीक है ना, 3 चले गए। अब यहां देखो सोडियम 2 चला गया, यहाँ 4 था 2 बचा है, तो 2 सोडियम बचा हुआ है, 2 ब्रोमीन, ये मिलके NaBr निकल गया। और 2 सोडियम जो यहाँ है वो Na2CO3 में चला गया। हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन हमारे पास टोटल 5 है, 5 ऑक्सीजन में 3 चला गया, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच गया। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके 2 वाटर बना देंगे, ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन दिख रहा है ना। तो ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का, ठीक है। अब एक कार्बन देखो, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन उल्टा भी पूछेगा, बोलेगा बेटा कि प्रोपेनामाइन है, ये है प्रोपेनामाइन है, ये प्रोपेनामाइन लिख रहा है कंडीशन कि इसे अपन जो है बोल रहा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से प्रिपेयर करना है, बताओ नेम ऑफ अमाइड क्या होगा। तो मेरे बेटे अगर यहाँ 3 कार्बन का अमीन है तो निश्चित तौर पे यहाँ 4 कार्बन का अमाइड होगा, क्योंकि 1 कार्बन कम प्रोडक्ट बनता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में। तो अगर यहाँ 3 कार्बन है तो यहाँ 4 कार्बन का अमाइड होगा, और 4 कार्बन का अमाइड क्या होगा बेटे, ब्यूटेनामाइड होगा। ये होगा 4 कार्बन का अमाइड ब्यूटेनामाइड। और भैया हॉफमैन ब्रोमाइड हो रहा है तो ब्रोमीन प्लस अमाइड होगा। और बेटा इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिखते हैं, बेस लिखेंगे, बस काम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है बात, हाय बेटा, ठीक है ना। अगर आप यहां पे बेटा मान लो, आप यहां पे बोल रहा हूं कि ऐसा करो कि बेटा बेंजीन के ऊपर अमाइड ले लो, तो बेंजीन के ऊपर अगर आप अमाइड लोगे बेटा और यहां पे रिएक्शन करा दो ब्रोमीन के साथ और बेस के साथ, तो तुरंत आपने देखा कि सर अमाइड प्लस ब्रोमीन ब्रोमामाइड है, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर गया हॉफमैन ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं सर। सर एक कार्बन कम प्रोडक्ट बनेगा, एक कार्बन कम बनेगा तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2, बेंजीन पे NH2 एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से भी आपका 1 डिग्री अमीन ही बनने वाला है, ठीक है ना। क्या बनने वाला है, 1 डिग्री। हाँ अभिषेक बोल रहे हैं सर मेरा नाम ले लो, बिल्कुल अभिषेक, क्यों नहीं। उम्मीद करूं बेटा कि यहां तक जो भी चीजें पढ़ाया बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर हो चुका है, ठीक है। हाँ पूरा शेड्यूल आप लोग का लगा दिया गया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, वहां पे सारे चैप्टर आपको 1 शॉट में कवर कराने वाला हूं बड़े अच्छे तरीके से, ताकि आप पूरी पढ़ाई का आनंद ले सको, ठीक है। हाँ इसलिए रिलैक्स होके पढ़ते रहो। अब आ जाओ, ये तो हम लोग प्रिपरेशन देख रहे थे बेटा, प्रिपरेशन आपका क्लियर हो चुका है। आप चाहें तो इसको क्वेश्चन के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। कैसे सर, जरा देख लो ध्यान से मेरे बेटे। ये नाइट्रोबेंजीन है, लिख रहा है आइडेंटिफाई द मिसिंग प्रोडक्ट ABCD, ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दो, ये रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन जोड़ दीजिए आप, तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एनिलीन बन जाएगा। मेरे बेटे ये नाइट्राइल ग्रुप है, इसका रिडक्शन अमलगम और इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन अगर ऐड करोगे बेटा तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दो और यहाँ तोड़ दो, ये CH3 CH2 और CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2 बन जाएगा। मतलब ये आपका प्रोपेनामाइन का फॉर्मेशन करेगा। मेरे बेटे जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ बेटा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये अमाइड का रिडक्शन करेगा सर। सर रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा सर। सर यहां से तोड़ दो, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, ये अमीन का प्रिपरेशन हो जाएगा बेटे। बड़े आराम से आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होगे, क्लियर है बात। यहां पे सर ये अमाइड है, ये ब्रोमीन प्लस NaOH,
तो भैया ब्रोमीन प्लस अमाइड ब्रोमामाइड है। सर हॉफमैन के आने की सूचना है, और हॉफमैन में एक प्रोडक्ट कम बनता है सर, एक कार्बन कम बनता है प्रोडक्ट, इसको हटा दे तो मेरे बेटे बेंजीन पे NH2 बन जाएगा, बेंजीनामाइड कहलाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आई होगी। यहाँ पे चूंकि 3 कार्बन का अमीन है और यहाँ रिएजेंट ब्रोमीन है, तो भैया ब्रोमीन प्लस बेस का केस याद करो, ये ब्रोमामाइड का केस होगा। तो भैया यहाँ अगर 3 कार्बन का प्रोडक्ट है तो अमाइड 4 का होना चाहिए, तभी तो एक कार्बन कम प्रोडक्ट बनेगा। तो 4 का अमाइड क्या होगा? ब्यूटानामाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 का अमाइन ले लेंगे, ये हो जाएगा CH3CH2 और CONH2, ये आपके पास ब्यूटानामाइड बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों अच्छे से समझ में यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे कन्वर्जन का पार्ट आ रहा है बेटा, जरा देखना ध्यान से देखो, सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है ना। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन? मेरे बेटे बेंजीन है, इससे एनिलीन बनाना है, बहुत आसान काम है, ये बेंजीन है। अभी हमने नाइट्रो बेंजीन से तो एनिलीन पढ़ा था, तो क्यों ना बेंजीन को नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट कर दें। सर कैसे होगा? सर नाइट्रेशन करा दो, बेंजीन का नाइट्रेशन करा दो, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड क्या लिख रहा हूं HNO3 के प्रेजेंस में, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बनता था, याद होगा नाइट्रेशन में, इसको रिएक्ट करा दो भैया बेंजीन पे, तो ये बनेगा नाइट्रो बेंजीन। और नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन करा दो, Fe और HCl वगैरह ले लो, ये रिडक्शन करेंगे, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे ये बन जाएगा NH2 एनिलीन बन जाएगा। तो मेरे बेटे बहुत आसान है कन्वर्जन, कन्वर्जन कोई अलग पार्ट नहीं होता, कन्वर्जन में जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसी का पार्ट यूज करना है, ठीक है ना। आ जाओ, बेंजीन से क्या बोल रहा है? एन डाई इथाइल एनिलीन, तो बेटे इसी में बना लो, एन डाई क्या लिख रहा है यहाँ पे? एन डाई मिथाइल एनिलीन। मेरे बेटे बेंजीन से हमने यहां तक एनिलीन बना लिया। अब ऐसा करो, यहां मिथाइल लाना है, तो भैया याद करो अमोनोलिसिस का केस कर दो। सर कैसे अमोनोलिसिस का होगा? सर यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर दो मिथाइल के साथ, एक HCl निकल जाएगा और NH3 जुड़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, ये है और यहाँ पे CH3 जुड़ गया। सर ये N मिथाइल एनिलीन हुआ, पर NN डाई मिथाइल एनिलीन चाहिए, तो मैं बोलूंगा बेटा कुछ मत कर, अगर N इधर भी मिथाइल चाहिए तो 1 मोल और एल्काइल हैलाइड एल्काइलेशन करा दो, ये अमोनोलिसिस, यहाँ से ये HCl निकल जाएगा, एक और CH3 जुड़ जाएगा, तो ये बेंजीन हो गया। और यहाँ पे ये N पे CH3 है बेटे, और इधर भी CH3 लग गया, NN डाइमिथाइल एनिलीन बन गया। तो यहाँ वाले भी कन्वर्जन और यहाँ वाले भी दोनों समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ क्या लिख रहा है बेटे? ये 4 कार्बन है, इससे 6 कार्बन का अमीन बनाना है, 2 कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाने के लिए याद करो हम लोग क्या करते थे? केसीएन का रिएक्शन करते थे एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड में केसीएन का रिएक्शन कार्बन बढ़ाने के लिए। तो सर यहाँ पे क्या करो, ये है CH2 का क्या लिखोगे? होल 4, इधर भी Cl और इधर भी Cl। सर 2 मोल KCl ले लो। क्यों बेटे 2 मोल लिया? क्योंकि सर 4 से 6 कार्बन जाना है, 2 बढ़ाना है। एक तो यहां से बढ़ जाएगा जब CN जुड़ेगा, एक यहां से KCl निकाल दो और CN जोड़ दो, ठीक है ना। तो 2 मोल ले लो, 2 मोल ले लो, तो यहां से बनेगा CH2 का होल 4, CH2 का क्या बनेगा? होल 4, और इधर भी CN जुड़ जाएगा और इधर भी CN जुड़ जाएगा मेरे बेटे। अब यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन करा दो। क्या करा दो? रिडक्शन करा दो। और अभी मैंने आपको बोला था कि नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन के लिए आप सोडियम अमलगम और क्या ले सकते हो? बोलो, इथाइल अल्कोहल ले सकते हो। तो यहाँ पे आप रिडक्शन करा दो बेटा, रिडक्शन कराओ। कैसे? एक तो H2 और PD डायरेक्ट निकल लेके कर सकते हो बेटा, रिडक्शन होगा। तो CN के रिडक्शन से क्या बनता था? याद करो, ये बनता था इसके रिडक्शन से क्या? CH2NH2। तो इधर भी CH2NH2, इधर भी CH2NH2, और बीच में 4 कार्बन। तो बीच में 4 कार्बन लगा दे मेरे बेटे, 4 कार्बन लगा दो, और इधर भी CH2NH2 जोड़ दो, और इधर भी CH2NH2 जोड़ दो। अब जरा गौर करो, 1 2 3 4 5 6 है बेटा, ये हेक्सेन 1,6 डाइअमीन हो जाएगा। तो बड़ा आसानी से आपको यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कर लोगे बेटा? हो जाएगा। अब आ जाओ बेटा, अगला आ रहा है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं बेटा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बड़ा सिंपल है बेटे, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यार हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा होगा? क्योंकि यार ये 1 डिग्री अमीन है बेटा, ये है 1 डिग्री अमीन है, RNH2 लिख रहा हूं 1 डिग्री। 2 डिग्री अमीन की बात करेंगे तो RNH और R हो जाएगा बेटा, और 3 डिग्री अमीन की बात करेंगे तो RN और ये R हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।
यहाँ पे केवल यही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? वो हाइड्रोजन बनाता है जो डायरेक्टली फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है तो ये इजिली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन जो बनाएगा वो किसके साथ? फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही बनाएगा, ठीक है बेटे। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया बेटा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है और मेरे बेटे यहाँ पे 0 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉयल करने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो 1 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और 3 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। उम्मीद किया जाए यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अगला लिख रहा है सॉल्युबिलिटी। क्या वर्ड लिख रहा है? सॉल्युबिलिटी। मेरे बेटे सॉल्युबिलिटी में क्या होगा? यहां देखो फिर से वही बात है कि सर सॉल्युबिलिटी भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो बेटे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। तो 1 डिग्री अमीन की सॉल्युबिलिटी 2 और 3 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान रहे एक बात क्या बोल रहा हूं मैं, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली टू मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्यों लिख रहा हूं ऐसा? जैसे मान ले आपको एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन मैंने ऐसा लिख दिया NH2, ठीक है बेटा, और यहां पे लिख रहा हूं बेटा RNH2 एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन। अब यार यहां पे देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप देखो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों बराबर बना रहे होंगे, लेकिन एरोमेटिक की सॉल्युबिलिटी जो है वो एलिफेटिक से क्या होगी? कम होगी। क्लियर है बात? ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ बेटा, अगला आ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसे लिख रहा हूं महा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, महा इंपॉर्टेंट। मेरे बेटे यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। बेसिक स्ट्रेंथ, अच्छा बेस किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है ना। जो ज्यादा डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा। अब भाई मेरी बात एक बात समझना, एक बात समझना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा इस पे चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखो भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था हमने एसिड में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली टू, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू माइनस और इनवर्सली टू प्लस पढ़ रहे थे। अगर याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड पिछला चैप्टर में पढ़ाया था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा बेटे ये डायरेक्टली टू माइनस आई और इनवर्सली टू क्या लिख रहा हूं? प्लस आई। और एसिडिक का जस्ट उल्टा कौन होगा? बेसिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा? प्लस आई और इनवर्सली टू माइनस आई। पहला बात तो दिमाग में ये लाओ, ठीक है ना। अब यार एक बात समझना ध्यान से, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अमीन में, तो बेसिक स्ट्रेंथ को 2 फैक्टर डिसाइड करते हैं अमीन के अंदर। एक तो भैया प्लस आई और माइनस आई तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा सॉल्वेशन इफेक्ट भी होता है। अमीन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उसको सॉल्वेशन बोलते हैं। सॉल्वेशन का भी इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ पे पड़ता है। अब है कि आपको सबका वैल्यू वगैरह नहीं याद रखना है कुछ डेटा, आपको सिर्फ सॉल्वेशन का इफेक्ट कहां होता है ये देखो। एक तो मिथाइल अमीन के ऊपर होता है और एक इथाइल अमीन के केस में सॉल्वेशन का इफेक्ट। जैसे जैसे प्रोपाइल ब्यूटाइल अमीन जाओगे, प्रोपाइल में 3 कार्बन, ब्यूटाइल में 4, नंबर ऑफ कार्बन जब बढ़ेगा तो सॉल्वेशन का इफेक्ट लगभग कम हो जाएगा। तो वहां पे केवल और केवल बेसिक स्ट्रेंथ को इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करेगा, ये जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक बात क्या बोल रहा हूं बेटा कि मिथाइल और इथाइल अमीन में बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए इसमें 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा बोल रहा हूं सॉल्वेशन का इफेक्ट। अब यहां पे आओ, जब हम लोग गैसियस फेज में आते हैं, पूछता है, अगर आपको पूछता है बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, तो गैस फेज में वाटर तो है नहीं, तो वहां तो सॉल्वेशन होगा नहीं, वहां केवल इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करेगा। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे मैंने ऐसा लिखा गैस फेज में कि यार ये है CH3 है और NCH3 और ये लिख रहा हूं CH3, ठीक है बेटा, 3 डिग्री अमीन है। ये लिख रहा हूं CH3 और NCH3 और ये CH3, ये 2 डिग्री अमीन है। जरा समझिएगा मेरी पॉइंट को, ठीक है ना। और एक लिख रहा हूं मैं, ये है CH3 और CH2 और NH2, ये 1 डिग्री अमीन है बेटा। तो बेटा यहां अगर आप देखोगे तो चूंकि यहां पे 3 प्लस आई ग्रुप हैं, यहाँ 2 डिग्री में 2 है, यहाँ एक ही प्लस आई जितना ज्यादा होगा बेटे निश्चित तौर पे इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 3 डिग्री अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो 2 डिग्री से ज्यादा और 1 डिग्री से ज्यादा होगा। क्लियर है बात यहां तक? ये किसकी बात कर रहा हूं? गैस फेज में। लेकिन जब आप एक्वस में आओगे तो एक्वस में मैंने बोला कि केवल इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट डिसाइडिंग नहीं है,
वहां पे एक्वस में सॉल्वेशन इफेक्ट भी डिसाइडिंग है, तो इसलिए दोनों का कॉम्युलेटिव इफेक्ट जो होगा वो मिथाइलअमीन और इथाइलअमीन में ध्यान रखना है। मिथाइलअमीन का अगर केस हुआ एक्वस में बेटा, तो यहाँ पे ऑर्डर याद रखना 213, 2 डिग्री अमीन का ज्यादा होगा, देन 1 और देन 3 डिग्री, ठीक है ना। मिथाइलअमीन के केस में जैसे ये है मिथाइलअमीन CH3 और N CH3 और H, ये 2 डिग्री है, इसका सबसे ज्यादा होगा। फिर 1 डिग्री का होगा, यहाँ पे CH3 CH2 और ये लिख रहा हूं NH2, ये 1 डिग्री है। और फिर 3 डिग्री होगा, CH3 N और यहाँ CH3 और CH3, ये 3 डिग्री होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बेटा कि मिथाइल अमीन में अगर आप देखोगे कॉम्युलेटिव इफेक्ट किसका, सॉल्वेशन का और इसका, तो भैया 312, ठीक है ना, 312 याद रहेगा, 213। क्लियर है बात। अगर आपको पूछता है कि ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइलअमीन, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना गैस फेज ना एक्वस, तो आपको एक्वस में निकालना है। गैस फेज का केस होगा तो ब्रैकेट में गैस फेज लिखा रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अब इधर आओ, अगर इथाइलअमीन का केस है तो यहां उल्टा कर देना, 213 ना करके 231 कर देना, 231। 2 डिग्री अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा इथाइलअमीन में, ये है इथाइलअमीन, यहाँ पे N और C2H5 हो गया, और ये हो गया बेटा H, 2 डिग्री है। 3 डिग्री का इससे क्या होगा, कम, C2H5 और ये N है, ये C2H5 है, और ये हो गया आपका क्या बेटा बोलो, C2 और H5। और भैया 1 डिग्री में आ जाओगे तो C2H5 और NH2 है, तो यहां ध्यान रखना इथाइलअमीन के केस में आपका आएगा क्या, 231, और मिथाइलअमीन के केस में आएगा 213। क्लियर है बात, इतना दिमाग में रख लोगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात समझ लो, ठीक है। अब दूसरा आओ, हमने क्या पढ़ना है, बेसिक स्ट्रेंथ। बेटे याद करो मैंने अभी क्या बोला कि बेस किसे बोलेंगे, बेस उसे बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा बोलो, डोनेट करेगा। अब बेटा ध्यान देना, जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं RNH2, ये एलिफेटिक अमीन है, ठीक है, और ये लिख रहा हूं बेंजीन पे NH2 एरोमेटिक अमीन है। यहां पे लिखता क्या है कि वाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन क्या, मिथाइलअमीन या इथाइलअमीन, यहां कुछ भी लगा दो, या वाई एरोमेटिक अमीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन। तो बेटे यहां पे होगा क्या, देखो सुनो, लिख रहा हूं कंडीशन कि वाई एरोमेटिक अमीन, वाई क्या लिख रहा हूं, एरोमेटिक अमीन इज लेस एसिडिक, अमीन इज क्या लिख रहा हूं बेटा, लेस एसिडिक देन क्या बोलो, देन एलिफेटिक अमीन। भैया लेस एसिडिक क्यों है, ठीक है ना, तो बहुत सिंपल आंसर होगा, बहुत सिंपल आंसर क्या होगा सर, ये जरा समझ लो बेटा। सर लॉन पेयर है, सिंगल डबल, ये लॉन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा सर, लेकिन यहां लॉन पेयर सिंगल सिंगल नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, यहां लॉन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस, मतलब लॉन पेयर क्या लिख रहा हूं बच्चों, लॉन पेयर देखना इधर ध्यान से, टेक पार्ट इन क्या, रेजोनेंस। क्लियर है बात, समझना, टेक पार्ट इन रेजोनेंस। अगर ये रेजोनेंस में चला गया तो भैया ये देखो दूसरे को देने के लिए कम अवेलेबल होगा, ये लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, लेस अवेलेबल फॉर क्या, डोनेशन। और भैया जो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं वो लेस बेसिक होगा, क्योंकि बेस किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, डोनेट कर सके। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों यहां तक पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर बात यहां तक। अब इधर आ जाओ यार, ये देखो क्वेश्चन पे आओ, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, आप आसानी से फिर कर लोगे। यहां देखो ये लिख रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अरे सर अभी तो आपने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा 1 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, और सबसे कम 3 डिग्री, 1 डिग्री का ज्यादा, देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री, अभी तो पढ़ चुके हैं। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी किसका होगा, सर सेम ऑर्डर है, सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा कौन बनाएगा मेरे बच्चे, 1 डिग्री बनाएगा, तो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा सर सॉल्युबिलिटी, इसका सबसे ज्यादा होगा। अब सर इसमें और इसमें किसका होगा, ये भी 1 डिग्री है। अरे मेरे बच्चे ध्यान दो, ये क्या है, ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये एरोमेटिक वाला है, इसका आर ग्रुप बहुत बड़ा है, आर ग्रुप बड़ा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा इसका है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इससे या सॉल्युबिलिटी कम, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर इसका हो जाएगा यहाँ पे, और इसका सबसे कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा साइड ऑफ एल्काइल चेन भी डिपेंड करना चाहिए, ठीक है ना। अब आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन, ना भी लिखता तो भी एक्वस में सोचते। और बेटे यहाँ पे मिथाइल का केस दिख रहा होगा आपको, तो मिथाइल का केस में तो सर आपने 213 बताया, 213 2 डिग्री अमीन का सबसे ज्यादा होगा सर, 2 डिग्री अमीन ये है, ए बी सी लिख देते हैं, 2 डिग्री अमीन ये है बेटा, फिर 1 डिग्री अमीन ए है, और फिर भैया यहाँ पे बी है, ये ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का। क्लियर है बात, क्लियर बात।
यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज पूछ रहा है और इन पीकेवी वैल्यू 2 पूछ रहा है। अरे बेटा गैस फेज में सॉल्वेशन का इफेक्ट नहीं देखना है सर, सॉल्वेशन का इफेक्ट नहीं देखना। तो भैया किसको देखना है यार, यहाँ पे प्लस आई देखना है सर। यहां देखो सर, प्लस आई अगर आप देखोगे तो प्लस आई सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होता है, फिर 2 और 1। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अभी पढ़ाया था बेटा कि यहाँ पे देखो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, प्लस आई सबसे ज्यादा, तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो ये अमीन जो दिख रहा है 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होगा ना मेरे भाई। ये ए बी सी है तो सबसे ज्यादा ए का होगा, फिर भैया सी का होगा और देन बी का। ये तो हुआ बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन आपको पूछ रहा है पीकेवी भी पूछ रहा है बेटे। सर पीकेवी कैसे निकलेगा यार, यहां पे देखो पीकेवी, पहले केवी समझो बेटा। पीकेवी क्या है पता है, पीकेवी है माइनस लॉग केवी, ठीक है, क्लियर है बात। अब जिसका केवी ज्यादा होगा, केवी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, जिसका केवी ज्यादा होगा उस बेस के टूटने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और अगर वो बेस ज्यादा टूट रहा होगा मतलब वो ज्यादा लिबरेट करेगा, मोर बेसिक होगा। थोड़ा सा दिमाग में ऐसे बैठा लो, समझ गए मेरी बात। अभी क्या बोला, समझ में आया कि जिसका केबी ज्यादा, उस बेस के टूटने की टेंडेंसी ज्यादा, ओएच लिबरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा, जब टूटेगा ज्यादा तो ओएच ज्यादा लिबरेट करेगा, और ओएच लिबरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा मतलब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। तो जिसका केबी ज्यादा हुआ उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, केबी ज्यादा मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, बोलो। और भैया जिसका केबी ज्यादा उसका पीकेबी कम, डायरेक्टली मत देखो, यहाँ क्या है नेगेटिव है, तो ये ज्यादा तो पीकेबी कम हो जाएगा। तो भैया पीकेबी और बेसिक का रिलेशन क्या निकला, पीकेबी कम बेसिक ज्यादा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो है बच्चों, बेसिक कैरेक्टर वो इनवर्सली टू पीकेबी। तो जब भी पीकेबी का ऑर्डर पूछे आप बेसिक निकाल कर रिवर्स कर दो भाई। यहाँ पे देखो बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आया, 213, मतलब सी ए बी आया, सी ए बी आया बेटा यहाँ पे, ये है ना, ओ सॉरी ये है ना, यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आया बोलो, ए बी सी, ए सी बी। और भैया पीकेबी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ए का सबसे ज्यादा बेसिक है तो पीकेबी सबसे कम, बी सबसे कम बेसिक है तो बेटा पीकेबी सबसे ज्यादा हो जाएगा, खत्म बात। आसानी से कर लोगे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा अगला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या लिख रहा है, एल्काइलेशन, क्या लिख रहा है, एल्काइलेशन। जरा मेरे भाई अच्छे से समझ लो क्योंकि सारी कहानी यहां से धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है ना। हाँ धीरे धीरे कहानी बढ़ रही है इसलिए देखते जाओ। एल्काइलेशन तो पढ़ा दिया, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, अमोनियोलाइसिस वाला जो पढ़ रहे थे आप केस, जैसे मान लो आप लिख रहे हो CH3 और CH2 और NH2 लिख रहे हो बेटा, ये है अमीन, इसका रिएक्शन आप कर रहे हो मिथाइल क्लोराइड के साथ, एल्काइलेशन, तो यहां से HCl निकल जाएगा और बन जाएगा क्या बोलो, CH3 और CH2 बनेगा, और ये NH और ये CH3 बन जाएगा, N मिथाइल इथेनामाइन बन जाएगा। क्लियर है बात, डन एकदम। अब लिख रहा है एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन में रिएक्शन या तो एसाइल क्लोराइड के साथ करते हैं या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले एसाइल क्लोराइड के साथ देख लेते हैं रिएक्शन, CH3 है और ये लिख रहा है NH2 है, इसका रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ, ये बेटे ये है CH3CO, ये एसाइल ग्रुप है, क्या है ये एसाइल, यहां से HCl निकाल दो, ये बनेगा क्या CH3 और ये NH बनेगा और ये CO और ये CH3 बन जाएगा बेटा। क्लियर है बात। तो एसाइलेशन के लिए एक तो रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से कराते हैं, एक दूसरा पार्ट है कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो, वो भी एसाइलेशन कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ लिख रहा है CH3 और यहाँ पे CH2 और ये लिख रहा है NH2, ठीक है बेटा। इसका एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओ, एनहाइड्राइड क्या होता है मेरे बेटे, C डबल बॉन्ड O CH3 लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 है और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन लगा दो, ये एनहाइड्राइड हो गया। क्लियर है बात। अब यार एकदम सिंपल समझ बेटा, कार्बन नाइट्रोजन में ये कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव है, और यहाँ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ जाएगा नेगेटिव के पास और नेगेटिव कहाँ जाएगा पॉजिटिव के पास, यहाँ तोड़ दो, CH3COOH बन जाएगा, CH3COOH, और इधर क्या बना बेटा, ये बना CH3CH2NH बना बेटा ये, और ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा तो बनेगा COCH3, और बाकी बाई प्रोडक्ट के रूप में CH3COOH आपके पास निकलता हुआ दिख रहा है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों एसाइलेशन का भी प्रोसेस आपको समझ में
आ गया होगा, ठीक है ना। अब आता है क्या, सर अगर एसाइल क्लोराइड ना लें और बेंजोइल क्लोराइड ले लें तो ये बेंजोइलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, बेंजोइलेशन। बोल रहा हूं अगर एसाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं तब तो ये एसाइलेशन कहलाएगा, लेकिन अगर अमीन का रिएक्शन बेंजोइलेशन कराना है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराना है तो भैया ये बेंजोइलेशन कहलाएगा। कैसे सर, ये है बेटा CH3 CH2 और ये लिख रहा हूं मैं आपके पास NH2, ये एनिलीन है। इसका रिएक्शन कर दो किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ बेटा, यहां से निकलेगा HCl और ये बनेगा आपके पास CH3 CH2 और ये NH बना और यहाँ पे CO और ये C6H5, ये आपके पास बेंजोइल क्लोराइड वाला केस है, बेंजोइलेशन वाला केस है। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये भी आ गया होगा समझ में आराम से, ठीक है ना। अब आ जाओ यार, अगला क्या लिख रहा है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। मेरे बेटे ध्यान देना, ये केमिकल टेस्ट है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे जो देख रहे हो आप, ये केमिकल टेस्ट है अमीन का, ये लिख रहा हूं केमिकल टेस्ट ऑफ अमीन। अब बात आती है कि सर केमिकल टेस्ट के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आएगा। केमिकल टेस्ट के ऊपर जनरली जो क्वेश्चन बनता है बेटा, वो बनता है डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन बनता है। आपको दे देगा क्वेश्चन कि भैया इथाइल अमीन है और लिखेगा कि N मिथाइल मिथानामाइन है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करिए। तो जब भी डिस्टिंग्विश करना है तो आपको ये नहीं लिखना है कि एक 1 डिग्री अमीन है, एक 2 डिग्री अमीन है, आपको केमिकल टेस्ट लिख के दिखाना है कि भैया एक केमिकल टेस्ट देगा, एक नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा, पूरे ऑर्गेनिक में जब भी आपको पूछता है डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन, आपको ऑलवेज केमिकल टेस्ट लिखना है। ये दिमाग में एकदम बैठा लो बेटा, बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। हाँ, बहुत काम आने वाला है मेरे बेटे, ध्यान दो इधर क्या बोल रहा हूँ मैं, समझो जरा ध्यान से। यहाँ लिख रहा है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराना है। तो भैया नाइट्रस एसिड क्या होता है, NaNO2 और HCl ले लो। यहाँ पे देखो ये Na प्लस NO2 माइनस H प्लस Cl माइनस, ये बन जाएगा HNO2, नाइट्रस एसिड कहलाएगा। अब बेटे अगर आप प्राइमरी एलिफेटिक अमीन लेते हो, इसका रिएक्शन इसके साथ करते हो, तो भैया ये ऐसा रिएजेंट है, दुनिया का एकमात्र रिएजेंट है जो NH2 ग्रुप को डाइजोनियम में कन्वर्ट करने का हिम्मत रखता है। यहाँ पे देखो ये R और ये बन गया N2 प्लस Cl माइनस, ये डाइजोनियम बना दिया, लेकिन ये अनस्टेबल है बेटा, ये अनस्टेबल होता है, इसको हाइड्रोलाइज करा दो टूट जाएगा, ये यहाँ से ROH बनेगा और N2 लिबरेट करके HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ध्यान रखिएगा अगर एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन लेंगे। लेकिन मेरे भाई ध्यान रहे, अगर आप एरोमेटिक 1 डिग्री एनिलीन लेते हो, अगर आप ये एनिलीन ले रहे हो बेटा, तो कहानी अलग है। इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ। नाइट्रस एसिड टेस्ट है, ये देखो HNO2 बन रहा है, इसका 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, या तो केल्विन में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो। अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे, मैंने बोला क्या, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा रिएजेंट है जो NH2 ग्रुप को डाइजोनियम में कन्वर्ट करने की हिम्मत रखता है। ये NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, बोलो, डाइजोनियम में। N2 प्लस और Cl माइनस डाइजोनियम में कन्वर्ट करेगा। अब बोलोगे सर फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराओ, ना 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 ना, ये पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं था, अनस्टेबल था, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबल है, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन के रह जाएगा, इसका फर्दर रिएक्शन नहीं चलेगा। तो भैया एक तरह से ऐसा कह सकते हो ना यार कि सर इसका मतलब एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन और एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन को आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जब भी आपका इथाइल अमीन और एनिलीन दे दे, प्रोपाइल अमीन और एनिलीन दे दे, तो भैया ये तो भैया देखो अल्कोहल बना देगा, लेकिन ये तो डाइजोनियम बना के छोड़ देगा। तो डिस्टिंग्विश ऐसे भी कर सकते हो आप, इसका समझ में आया कंडीशन। अब आ जाओ, अगला आ रहा है कार्बाइल अमीन टेस्ट, ठीक है ना। कार्बाइल अमीन टेस्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है बेटा, कार्बाइल अमीन टेस्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ, सुना, नेसेसरी कंडीशन क्या लिख रहा हूं कार्बाइल के लिए, प्रेजेंस ऑफ RNH2 ग्रुप। RNH2 ग्रुप का मतलब सर ये तो 1 डिग्री है, बिल्कुल बेटा, इसका मतलब कार्बाइल अमीन टेस्ट केवल और केवल 1 डिग्री अमीन देंगे। हाँ, ये ध्यान रखना, एलिफेटिक भी दे सकता है, एरोमेटिक भी दे सकता है, ठीक है ना। ये R ग्रुप यहाँ पे एलिफेटिक भी हो सकता है, और मेरे बच्चे ये R ग्रुप एरोमेटिक भी हो सकता है। इसका मतलब एरोमेटिक और एलिफेटिक 1 डिग्री दोनों कार्बाइल अमीन टेस्ट देंगे, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन को आप कार्बाइल अमीन से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। उसको किससे करना, नाइट्रस एसिड से। बताओ ना आया कि नहीं आया, अगर आ गया होगा तो जरूर लाइक का बटन दबा देना बेटा। अब सुनो, कार्बाइल अमीन टेस्ट में रिएजेंट क्या यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म और बेस, ये ध्यान रखना, क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म और बेस। बेटा ये रिएजेंट एक जगह और यूज होता है, बताओ मुझे कहां पे, एक जगह और ये रिएजेंट यूज होता है, कहां पे होता है, जल्दी बताओ, पता है कहां पे होता है ये, जब हम लोग रिमर टाइमन रिएक्शन पढ़ रहे थे, वहां पे भी याद करो, ऐसे रिएजेंट वहां भी यूज हो रहे थे। क्लियर है बात, ठीक है।
डन। अब देखो यार, यहां पे क्या होता है, यहां होगा क्या, ये है अमीन, अमीन रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म की वजह के साथ, ये बनाता है, देखो NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है, NC में। आइसोसाइनाइड टेस्ट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे जब बनाओगे बेटा, ये फॉल स्मेलिंग होगा इसका, बिल्कुल एकदम सड़ा हुआ स्मेल होता है बच्चों ये, ठीक है ना, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, ये बना कैसे, इसको जरा देखो बेटा, इधर ध्यान दो, थोड़ा सा मैं देसी तरीके से समझाता हूं। ये है R, ये है NH2 बेटा, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ करोगे, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है बेटे, ये है सर क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब जरा देख ले बेटा, ध्यान देना, एक बॉन्ड बनाने में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे मेरे बच्चे। यहां से निकाल दो क्या, HCl निकाल दो, निकाल दिया, यहां से HCl, जरा समझना मेरी भाषा को, 3 HCl निकल गया, तो ये Rn, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में एक बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन और ये मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा कार्बन पे, मतलब ये बनेगा Rn, 2 बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आपके 2 बच गए, बच गए बेटा। अब चूंकि यार एक बात देखो, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अब जरा मेरी बात को समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, जरा समझो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 ऑक्टेट पूरा है। यहाँ 2 4 6 है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो भैया इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका ऑक्टेट पूरा है तो कंप्लीट शेयरिंग तो करेगा नहीं, ये बात तो तय है, शेयरिंग तो नहीं करेगा, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको डोनेट कर देगा, तो कंप्लीट डोनेशन बाय मेंटेनिंग देयर ऑन ऑक्टेट, कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, NC बन गया, देखो RNC, और यहां से निकला 3 मोल ऑफ HCl। अब ये HCl का KOH के साथ रिएक्ट करा दो, ये HCl है और ये है KOH, आपको मिल जाएगा सब कुछ बेटा, सब कुछ मिल जाएगा, जरा देख लो, यहाँ पे 3 KOL और 3 HCl है, ये H प्लस Cl माइनस K प्लस OH माइनस, प्लस माइनस के साथ KCl 3 बनेगा और 3 H2O, 3 KCl और 3 H2O, खत्म बात। कितना आसान तरीका है देखो इसको समझने का, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देगा, कौन देगा ये आइसोसाइनाइड टेस्ट, कौन देगा बोलो, केवल और केवल 1 डिग्री अमीन। तो अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री को डिस्टिंग्विश करना है तो यहाँ दिखा देंगे कि 1 डिग्री आइसोसाइनाइड देगा, 2 डिग्री में लिखोगे नो रिएक्शन। 1 और 3 को करना है तो 1 डिग्री देगा और 3 डिग्री में नो रिएक्शन। लेकिन ध्यान रहे 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को आप आइसोसाइनाइड टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि आइसोसाइनाइड केवल 1 डिग्री देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देता। इसका मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको कोई और टेस्ट भी पढ़ना पड़ेगा। बराबर है बात? इधर आ जाओ, कौन सा टेस्ट है वो, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट क्या है ये देखो यार, हिंसबर्ग टेस्ट से पहले बेटा आपको एक नंबर बात समझो, हिंसबर्ग रिएजेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। हिंसबर्ग रिएजेंट लिखते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये है बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको, हिंसबर्ग रिएजेंट। जरा समझना बेटा ध्यान से, क्या होगा इसमें, इसमें होगा क्या, ये बात तेरा दिमाग लगाना, अभी थोड़ा देर में पता चलेगा क्या होने वाला है। मेरे बेटे 1 डिग्री अमीन है, ये है CH3 और CH2 और ये हो गया आपके पास NH2, ठीक है ना, ये 1 डिग्री अमीन है, ये क्या है 1 डिग्री अमीन। अब अगर हिंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट कराना है बेटा तो क्या होने वाला है, जरा देख लो बेटे ध्यान से, जरा देखो ध्यान से, ये है आपके पास 1 डिग्री, इसका रिएक्शन Cl SOO और C6H5, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट, यहां से निकाल दो HCl, तो ये बनेगा क्या CH3 CH2, ये बना NH और बेटे ये SO और O और ये C6H5 बन गया, बन गया ये। अब यार यहां पे क्या होगा ये समझो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्या है, डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग माइनस आई है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, और भैया माइनस आई बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा, ये क्या होगा बोलो, मोर एसिडिक। तो क्या लिख रहा हूं बेटा समझो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट, और इसके होने की वजह से ये मोर एसिडिक है, और एसिड को क्या चाहिए, बेस। अब इसको अगर एल्कली में डिसॉल्व कर दें, एल्कली में अगर डाल दें बेटा तो क्या हो जाएगा, ये बेस मिलते ही एसिड इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल हो जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा भैया अमीन 1 डिग्री था।
क्लियर है बात, बराबर बात। अगर हम 2 डिग्री अमीन लेते हैं, जैसे मान लो बेटा CH3NH और ये CH3 2 डिग्री, इसका रिएक्शन हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करा दिए बेटा, ये करा दिया हमने। यहां से निकलेगा क्या बोलो, HCl निकलेगा, ये बनेगा CH3 और N और ये CH3 और ये बना SO और ये बन गया भैया C6H5। लेकिन ध्यान रहे ये जरूर माइनस आई है, जरूर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन मेरे भाई इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन आपको नहीं दिखेगा। और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिखेगा तो अगर हम बेस में डाल भी दें तो भैया ये तो रिएक्ट नहीं करने वाला, ये कंफर्म है। तो अगर आप इसको एल्कली में डालोगे मेरे बेटे तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, ये नहीं रिएक्ट कर पाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर है बात यहां तक? मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री को इससे भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि सर 1 डिग्री तो सॉल्युबल हो जा रहा है, 2 डिग्री एल्कली में नहीं हो रहा है सॉल्युबल। और अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो सर 3 डिग्री की अगर आप बात करोगे तो क्या मुझे बताओ, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बच्चों नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं सर। तो HCl निकलेगा? नहीं सर। तो क्या ये रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ? नहीं सर। तो लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। सर आया समझ में? आया? तो ध्यान रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऐसे कोई भी कंपाउंड को, ठीक है ना। अब इसमें समय न खराब किया जाए, अब आपको मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए हैं और बड़े आराम से आप इसको समझ गए होंगे। बोलो आया? हाँ, अब देखो बेटा अगला क्या लिख रहा है यार। हाँ जरा देखना, ध्यान से देखना। अगला लिख रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्या लिख रहा है? एनिलीन। बेटा इसमें क्या होगा यार, बेंजीन हो या बेंजीन का डेरिवेटिव्स हो, इसका मेन रिएक्शन ही तो सर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आओ इसमें सबसे पहले ब्रोमिनेशन पढ़ना है बेटा। इसके सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना बड़ा ही यूनिक है, बड़ा ही यूनिक है। जैसे ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, इसका ब्रोमिनेशन करा दो, एक्वस ब्रोमीन लेते हैं बेटा। तो ये क्या करेगा बेटा, क्योंकि ये लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप, और प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो ये जितने भी ऑर्थो और पैरा हैं सबको ऑक्यूपाई कर देगा एक साथ। तो बेटे यहां पे ये क्या होगा, ये एनिलीन है, ये 2 नंबर पे भी ब्रोमीन जुड़ गया, 4 पे भी जुड़ गया ब्रोमीन, और 6 पे भी ब्रोमीन। 2 4 6 ट्राइब्रोमो, और ये बन गया क्या बोलो, एनिलीन बन गया। ये बन गया बेटे 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन गया। अब आपको चाहिए कि सर हमें ऑर्थो पैरा पे अलग अलग चाहिए, सारे ऑर्थो पैरा एक साथ ऑक्यूपाई हो गया, तो अलग अलग चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये समझो बेटा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले इसका एसिटाइलेशन कराना पड़ेगा, और एसिटाइलेशन या तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हो या एसिटाइल क्लोराइड के साथ करते हो। तो यहां पे लिख रहा हूं कि टू ऑब्टेन्ड क्या, ओनली ऑर्थो एंड पैरा, क्या करोगे बेटा, एसिटाइलेशन। कैसे, जरा समझना मेरे बच्चे। ये आपके पास है क्या, एनिलीन, ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, इसका एसिटाइलेशन करा दो। ये है C डबल बॉन्ड OCH3, अभी बताया था, ये C डबल बॉन्ड OCH3 है बेटा। यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। होगा क्या सर, ये भैया पॉजिटिव को ले जाओ इस नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव को ले जाओ इस पॉजिटिव के साथ, तो बनेगा क्या, ये है आपके पास, और यहाँ पे ये NH है, और इधर COCH3 है, बाकी बाय प्रोडक्ट हटा दो, CH3COOH। क्लियर है सर? इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ क्या हुआ, पहले रेजोनेंस जो था बेटा वन साइडेड था, देखो ये रेजोनेंस था, दिख रहा है ना, ये मोर एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो कर रहे थे बेटा, सारे ऑर्थो पैरा को क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था। लेकिन अब रेजोनेंस बट गया, अब रेजोनेंस रिंग में भी जा रहा है और रेजोनेंस इधर भी जा रहा है। देखो लोन पेयर सिंगल डबल, अगर रेजोनेंस दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो रेजोनेंस की इफेक्टिविटी कम हो जाएगी। अब इसका ब्रोमिनेशन करा दो,
अब अगर ब्रोमिनेशन कराओगे बेटा तो ये कंप्लीट, क्या बोल रहा हूं मैं, अब दोनों जगह एक्टिवेट नहीं कर पाएगा ऑर्थो पैरा के एक साथ, क्योंकि रेजोनेंस का इफेक्ट इधर भी बट गया इधर भी बट गया, इसका पावर कम हो गया। अब ये एक टाइम में एक ही को एक्टिवेट करेगा, ऑर्थो को, और एक टाइम में पैरा को, तो अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा। मतलब ये इस तरह का केस बनने वाला है मेरे बच्चे, जरा ध्यान देना। ये है NH और ये COCH3 है। अब ऑर्थो पे लगा दो ये Br, ठीक है, अलग से। ऐसे ही पैरा पे लगा दो मेरे बेटे, ये है NH और ये COCH3 है, पैरा पे लगा दो Br। इतना बात पहले समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा समझ पा रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या करना है, बहुत सिंपल बात, सर हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस। सर हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराने का क्या तरीका होगा, ये सुन लो। यहाँ नाइट्रोजन कार्बन में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव दो, पॉजिटिव को नेगेटिव दो और यहां से तोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव दो और पॉजिटिव को नेगेटिव दो और यहां से तोड़ दो। तो भैया ये बेंजीन के ऊपर NH2 और Br बन गया, ये बन गया बेंजीन के ऊपर NH2 और ये Br बन गया। सिमिलरली ये बेंजीन के ऊपर NH2 और Br हो जाएगा मेरे बेटे, ये NH2 हो गया और Br हो गया, ये ऑर्थो और पैरा सेपरेट सेपरेट हो गया। अब आपको टेंशन नहीं होगी, क्लियर है बात। आ जाओ बेटा, दूसरा नाइट्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो सर। नाइट्रेशन सुनो बेटा, नाइट्रेशन में क्या होगा, सेम केस है यार। ये है आपके पास एनिलीन, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ये नाइट्रेशन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में। मेरे बेटे ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर जब डालोगे इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बनेगा, और ध्यान रहे यहाँ पे लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्लस M ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यहाँ पे क्या होने वाला है ये देखो जरा ध्यान से, ये है आपके पास NH2, एक बार ऑर्थो पे ये जाएगा तो एक बार ये आपका पैरा पे जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें ये समझो, यहाँ पे ये मेटा प्रोडक्ट भी बनेगा। यही आपके पास लफड़ा है सर, ऐसा क्यों, ये 51%, ये 47% और ये सिर्फ 2%। सर ये इतना ज्यादा मेटा प्रोडक्ट कैसे बनता है सर, क्या कारण है मेटा प्रोडक्ट का इतना ज्यादा बनना। तो बेटे यहाँ पे समझ लो, फिर से समझो, होता क्या है, जब आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करोगे तो भैया ये एसिड के प्रेजेंस में क्या देगा, H+ देगा, H+ देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और मेरे भाई जैसे जैसे रिएक्शन चलेगा ये NH3+ बन जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा। क्या बनेगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा। जैसे जैसे ये रिएक्शन बढ़ेगा बीच में एनिलीनियम भी बनेगा। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा सर, सर पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, अब पाई बॉन्ड चलेगा, रिंग से बाहर जाएगा पॉजिटिव की तरफ। रेजोनेंस का रूल पता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना शुरू हो गया, रिंग डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। कहां पे, देखो नेगेटिव चार्ज कहां पे आना शुरू हो गया, मेटा पे, इसलिए मेटा प्रोडक्ट भी बन गया। तो ध्यान रखना, लिखेंगे जब हम लोग नाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एनिलीनियम आयन बनना शुरू होगा, और एनिलीनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहा है मेटा पे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव मेटा पे जाके अटैक कर रहा है, और मेटा भी आपके पास काफी अच्छा अमाउंट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन। अब सर हमें मेटा नहीं चाहिए, हमें केवल ऑर्थो और पैरा चाहिए, क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, एसिटाइलेशन करा दो। सर एसिटाइलेशन कैसे कराएंगे, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो सेम पैटर्न पे। तो भैया जब पहला स्टेप इसका इसके साथ रिएक्शन करा दोगे तो ये बन जाएगा, मतलब ये इस तरह का केस यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ गया ये NH और COCH3 बन गया बेटा, ये दो स्टेप सेम हो गया यहां पे। इससे क्या होगा सर, अब नाइट्रेशन करा दो तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, NO2+। अब बेटा रेजोनेंस बढ़ चुका है, लोन पेयर सिंगल डबल इधर भी और इधर भी रेजोनेंस बढ़ चुका है, रेजोनेंस का पावर कम हो चुका है। अब यहां क्या होगा जरा मेरे भाई देखो, यहां इस H+ को ये दिखेगा नहीं, क्यों, जब ये H+ आएगा तो ये इधर घूम जाएगा, जब ये इधर से H+ आएगा तो ये इधर भाग जाएगा, दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है। मतलब इसके साथ H+ के साथ ये नुक्का छुपी का खेल खेलेगा, और नुक्का छुपी का खेल खेलेगा तो H+ मिलेगा नहीं,
और H प्लस नहीं मिलेगा तो एनिलीनियम आयन बनने नहीं देगा, तो भैया मेटा डायरेक्टिंग होने नहीं देगा। एनिलीनियम अगर नहीं बना तो मेटा पे नेगेटिव क्रिएट होने नहीं देगा, मेटा पे प्रोडक्ट बनने नहीं देगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल केवल ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक कर पाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे तो एक बार पैरा पे अटैक करेगा, मतलब इस तरह का केस बनेगा बेटा। ये है COCH3 और ये ऑर्थो पे बन गया, और एक बार पैरा पे बनेगा मेरे बच्चे, ये है आपके पास NH और COCH3 और एक बार पैरा पे बन गया। अब क्या करना सर, अब हाइड्रोलिसिस करा दो सर। यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है पानी का और पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है और पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है। तो ये बन जाएगा क्या बेटा, यहाँ पे ये NH2 है और ये बन गया NO2। सिमिलरली यहाँ पे ये NH2 है और ये बन गया NO2। यहाँ पे आप देख सकते हो अब मेटा का लफड़ा खत्म। आया? अगर आ गया तो लाइक ठोक दो बेटा। जो पहली बार चैनल को देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतना बढ़िया से पढ़ा के दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बोर्ड में गारंटेड है आपके पास, ठीक है ना? क्लियर है बात? बोलो। हाँ, अब सिर्फ 2 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूँ, 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से शुरू करते हैं आगे। अभी हमारे पास कहानी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है? हाँ, हाँ जी, फोन कर रहे थे, फोन कर रहे थे क्या? हाँ जी, फोन कर रहे थे क्या? हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है।
चलिए, तो हम लोग दोबारा आ चुके हैं, है ना। और अभी जो हमने पढ़ा वो नाइट्रेशन वगैरह का पार्ट कंप्लीट किया है। ये है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आप कराओगे तो क्या बनने वाला है ये देखो, ठीक है। ये एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दो भैया, तो ये क्या होगा? ये है H2SO4। H2SO4 है बेटा ये। यहां से आप एनिलीन लिख सकते हो, ये NH2, ये निकाल दो H2O, SO3H जुड़ जाएगा, ये आपके पास SO3H यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है ना। अब होगा क्या बेटा, ये समझो। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है बेसिकली। रीअरेंजमेंट होगा तो ये क्या करेगा, समझो ध्यान से सब। ये SO3H जो है वो पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होगा, ये कहलाता है सल्फानिलिक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सल्फानिलिक। अब यहाँ पे ये रिवर्सिबल ये एसिड है और ये बेस है। एसिड है तो ये H प्लस दे देगा इसको, तो NH3 प्लस बनेगा बेटा। और ये बेस है, ये एसिड है, H प्लस दिया तो यहाँ पे माइनस, और ये H प्लस लिया तो प्लस। अब एक ही कंपाउंड में देखो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव दोनों आयन है, ये कहलाएंगे ज्विटर आयन। क्या कहलाएंगे? ज्विटर आयन। तो ये बात दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली बेटा सारी कहानी अलग अलग चल रही है। अब एक क्वेश्चन है कि सर क्या एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट देगा? नहीं, यहां लिख रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट। क्यों नहीं देगा बेटा? ये देख लो ध्यान से, क्योंकि बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। और ये AlCl3 देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा? डोनेट कर देगा। तो भैया यहाँ पे क्या बनेगा जरा देखो, ये है बेंजीन और ये NH2 प्लस बन जाएगा, और AlCl3 ने इलेक्ट्रॉन लिया तो AlCl3 पे माइनस बनेगा। बेटा ये क्या है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेस है। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एसिड है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, इसका मतलब वो सॉल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे एनिलीनियम सॉल्ट बन रहा है बच्चों, यहाँ पे एनिलीनियम सॉल्ट बन रहा है। और एनिलीनियम सॉल्ट क्या होगा? पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस में है, तो भैया पाई बॉन्ड चलेगा रिंग पॉजिटिव की तरफ, ये भी इधर और ये भी इधर। तो इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जाएगा कि अंदर जा रहा है? बाहर जा रहा है। अगर रिंग से बाहर जाएगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और अगर घटा बेटा तो रिंग एक्टिवेट होगा कि डीएक्टिवेट होगा? डीएक्टिवेट होगा। इसलिए ये फर्दर रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। ये जरूर दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। व्हाई? आंसर क्लियर है? आंसर क्लियर है एकदम। अब यार इधर आओ, अगला पार्ट देखो। अगला पार्ट हमारे पास आ रहा है डाइजोनियम सॉल्ट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं डाइजोनियम से, इसलिए देख लो, इसमें भर भर के क्वेश्चन यहां से आएंगे। हाँ, डाइजोनियम में क्या होता है बेटा? ये एनिलीन है। ये क्या है? एनिलीन है। एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ। ये ध्यान रखना बेटा, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा रिएजेंट, अभी आपको बताया था नाइट्रस एसिड टेस्ट, दुनिया का एकमात्र ऐसा रिएजेंट है जिसके पास ये पावर ऊपर वाले ने दे रखा है कि NH2 को डाइजोनियम में कन्वर्ट कर डालो। तो ये NH2 को किस में कन्वर्ट करेगा? डाइजोनियम में। ये कहलाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहलाएगा। अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करा दो किसके साथ? CuCl2 और HCl के साथ। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं आपको सीधा ट्रिक बता देता हूं। जब भी डाइजोनियम का रिएक्शन कराओगे ना किसी रिएजेंट से, तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो होगा वो डाइजोनियम ग्रुप को हटाएगा और उसकी जगह में खुद आएगा। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट क्या है? Cl माइनस, तो ये इसको हटाएगा और इसकी जगह में खुद आएगा, बाकी N2 निकल गया, खत्म बात। इतना ही ध्यान रखो। ये रिएक्शन कहलाता है सेनवेयर रिएक्शन। क्या कहलाएगा? सेनवेयर। शॉर्ट नोट्स भी आता है बेटा, ठीक है ना। या Cu2 Br2 और HBr के साथ ले लो बेटा। नेगेटिव पार्ट क्या है? Br माइनस है, ये नेगेटिव इसको हटाएगा और इसकी जगह में खुद आएगा, बाकी N2 निकल गया। यहां देखो CuCN KCN के साथ करो, नेगेटिव क्या है? Cn माइनस, ये नेगेटिव इसको हटाएगा, इसकी जगह में खुद आएगा, खत्म बात। कितना आसान है, एकदम सिंपल कर दिया आपके लिए, ठीक है ना। अब इधर आओ, एक तो बेटा Cu मेटल और HCl भी ले सकते हो, लेकिन अगर मेटल और HCl और HBr लोगे तो ये कहलाता है गेटरमैन रिएक्शन। तो सेनवेयर और गेटरमैन में डिफरेंस है बेटा, ध्यान रखना। सेनवेयर में आप रिएजेंट क्या यूज कर रहे हो? Cu2Cl2 और HCl, Cu2Br2 और HBr। यहाँ पे Cu2 नहीं है, केवल Cu और HCl, मेटल और HCl दिख रहा है ना, मेटल और HBr। लेकिन प्रोसेस सेम है क्या?
कि सर आपने बताया तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो होगा वो डाइजोनियम ग्रुप को हटाएगा और उसकी जगह में खुद आएगा। बाकी ये N2 निकल गया और HCl निकल गया, CuCl निकल गया, ठीक है ना। यहाँ रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट इसको हटाएगा और इसकी जगह में खुद आएगा, बाकी ये CuCl निकल गया और यहाँ पे आपके पास N2 निकल गया। ये दिख रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। इधर आओ, अब यहाँ पे रिएक्शन देखो, ये डाइजोनियम है, इसका रिएक्शन करा रहा हूं कि आई नेगेटिव पार्ट आई है, सर डाइजोनियम को हटाएगा और इसकी जगह में खुद आएगा, देखो खुद आ गया, बाकी भैया ये KCl और N2 निकल गया। यहां पे देखो HbF4 के साथ, HbF4 के साथ क्या होगा रिएक्शन बेटा, अगर रिएक्ट कराओगे तो यहां से ये HCl निकलेगा और BF4 जुड़ गया, ये बना इंटरमीडिएट। अब यहां से दो प्रोसेस है कि क्या HbF4 के साथ हीट लिखा हुआ है, अगर मतलब मान लो अगर HbF4 के साथ हीट का साइन है तब तो पहले ये बना, और हिट करोगे अगर तो हिट करने से क्या होगा बेटा, ये समझो, यहां से ये N2 निकल जाएगा, BF3 निकलेगा और एक फ्लोरीन बच जाएगा, वो यहां जुड़ेगा, ये फ्लोरोबेंजीन बनेगा। लेकिन अगर ये HbF के साथ हीट ना देखे, HbF4 है, HbF4 है और इसके साथ हीट दूसरा में ना देके ये दे दे, तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट NO2 माइनस है, तो नेगेटिव पार्ट इसको हटाएगा और इसके जगह में खुद आएगा, देखो नाइट्रोबेंजीन बन गया, दिख रहा है ना। तो ध्यान रखना बेटा इस चीज का, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब आ जाओ, अगर H2O के साथ रिएक्शन कराएं तो भैया H2O के साथ कराओगे तो H प्लस और OH माइनस, नेगेटिव पार्ट ये है, डाइजोनियम ग्रुप को हटाएगा और इसकी जगह में खुद आएगा, फिनॉल बन जाएगा बेटा, बाकी N2 और HCl निकल जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सर ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, इनका काम है रिडक्शन करना, H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है ना, फॉस्फेनिक एसिड का काम और इथाइल अल्कोहल इथेनॉल का काम क्या है, रिडक्शन करना, डाइजोनियम का रिडक्शन करेगा तो रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको हटा देगा पूरे को, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसकी जगह में हाइड्रोजन जोड़ देगा, यहाँ पे क्या जोड़ देगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन, मतलब ये बेंजीन बन गया, क्या बना, बेंजीन। तो ध्यान रखना केवल ये दो पार्ट, इसके अलावा जितने भी डाइजोनियम के रिएक्शन है सब में एक ही कॉन्सेप्ट बताया कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डाइजोनियम को हटाएगा और उसकी जगह में खुद आएगा, खत्म बात, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यार, यहां देखो, जैसे ये क्वेश्चन है बेटे, सिंपल बात, सर ये नाइट्रो है और FeHCl, सर इसका काम है रिडक्शन करना, रिडक्शन का मतलब क्या है बेटे, रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटा के मेरे बेटे हाइड्रोजन जोड़ दो, ये बन गया। अब इसका रिएक्शन किसके साथ है, NaNO2 और HCl, मेरे बेटे ये दुनिया का एकमात्र ऐसा रिएजेंट है जो क्या करेगा, NH2 को डाइजोनियम में कन्वर्ट करेगा, ये NH2 को किस में कन्वर्ट करेगा, बोलो डाइजोनियम में N2 प्लस और Cl माइनस। अब इसका H2O के साथ रिएक्शन, अरे यार ये H2O है तो H प्लस OH माइनस है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट इसको हटाएगा और इसके जगह में खुद आएगा, तो नेगेटिव पार्ट कौन है, OH है, इसको हटा के खुद आ गया, फिनॉल बन गया, बहुत सिंपल, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आनी है, कर लोगे। यहाँ पे देखो बेटा, ये नाइट्रो और FeHCl है, पहला स्टेप यही है, NH2 बनेगा, NH2 बन गया, अब HNO2 और नाइट्रस, क्या यही पार्ट है या नहीं है, बिल्कुल है सर, चाहे इसे लिखे चाहे इसे, तो भैया दूसरा पार्ट तो यही बनेगा, इसका तो एक ही रिएजेंट है जिसका पावर क्या है, NH2 ग्रुप को डाइजोनियम में कन्वर्ट करना, तो ये तो B मिल गया बेटा, ये B मिल गया, डाइजोनियम यहाँ पे, हाँ अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, सर ये फिनॉल के साथ रिएक्शन है, मेरे बेटे डाइजोनियम का रिएक्शन जब फिनॉल के साथ करेंगे, यहां समझना मैंने क्या बोला, ये स्टेप तो सेम है, ये वाला FeHCl के साथ A बना दिया, फिर ये इसको ऐसा लिखो या HNO2, बात तो वही है, इसके साथ ये B बना दिया, यहां तक आ गया। अब इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, फिनॉल, मेरे बेटे ध्यान दो, ये डाइजोनियम है, ये डाइजोनियम है, जरा देखना, N2 प्लस Cl माइनस, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, फिनॉल के साथ, बेटे इसका पैरा पोजीशन कौन है, ये तो प्लस M ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पैरा मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहां से Cl निकाल दो, तो ये बनेगा क्या, जरा देखो ध्यान से, N डबल बॉन्ड N बना, और ये आपके पास इस तरह का केस बना बेटा, इसको एजो कंपाउंड बोलते हैं, एजो डाइटेस्ट बोला जाता है, ये बेटा येलो कलर का कंपाउंड बनेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे बेटा इसको एजो डाइटेस्ट के नाम से जाना जाएगा, क्या नाम देंगे, एजोडाइटेस्ट, और एजोडाइटेस्ट जो होता है बेटा वो दो कंपाउंड देते हैं, एक डाइजोनियम किसके साथ देगा, एक डाइजोनियम किसके साथ देगा बताओ, एनिलीन के साथ, और एक किसके साथ देगा, फिनॉल के साथ देगा, एजोडाइटेस्ट ध्यान रखना, फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ अगर दोगा तो भैया ये क्या बनाएगा, येलो कलर का, सॉरी
फिनॉल के साथ देगा तो ये ऑरेंज कलर बनाएगा, और एनिलीन के साथ देगा तो ये येलो कलर का डाई बनाएगा। बस यही अंतर है। अब सर एनिलीन के साथ कैसे देगा ये भी देख लो भाई, ये देख लो, ये है आपके पास डाइजोनियम, इसका रिएक्शन करा दो एनिलीन के साथ मेरे बेटे, ये लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यहां से निकाल दो पैरा पोजीशन से HCl, HCl निकाल दिया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे बेटे N डबल बॉन्ड N है, और ये आपके पास आ रहा है NH2। ये जो कंपाउंड बना इसका कलर कैसा होगा, येलो कलर का। तो ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं बेटा, ये कपलिंग रिएक्शन कहलाता है, जोड़ा बन रहा है, कपलिंग रिएक्शन है, ये जोड़ा बना रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ध्यान रखिएगा, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कपलिंग रिएक्शन के नाम से। मेरे हिसाब से आसानी से आप कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। कपलिंग रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया है, डाइजोनियम भी आपको समझ में आ गया है, तो बहुत सिंपल है। आपके पास अमीन चैप्टर दिखाई दिया बेटा, पूरी डाइजोनियम की रिएक्शन में एक ही बात तो दिमाग में आई क्या, कि सर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो है ना वो डाइजोनियम को हटाएगा और उसकी जगह में खुद आएगा। और डाइजोनियम का प्रिपरेशन बहुत सिंपल सर, सर दुनिया का एकमात्र रिएजेंट है सर, जैसे मैंने बोला कि ये NH2 ले ले मेरे बेटे, और यहाँ पे NaNO2 और HCl ले ले, NaNO2 और HCl ले लो, या लिख दो HNO2, वो भी कितना 0 से 5 डिग्री पे। ये दुनिया का एकमात्र रिएजेंट है जिसको ऊपर वाले ने गॉड शक्ति दे रखी है कि तू NH2 को जैसे देखेगा डाइजोनियम में कन्वर्ट करेगा। इसका काम है भैया NH2 ग्रुप को डाइजोनियम में कन्वर्ट कर देना मेरे बेटे, ये N2 प्लस और Cl माइनस बना देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब कोई भी रिएक्शन ले लो सर, ये तो धड़ल्ले से हो जाएगा। कैसे भाई? सर हमें तो पता है कि सारे रिएजेंट में आपने बता दिया कि सर अगर इसका Ki के साथ रिएक्शन कराना है तो नेगेटिव पार्ट इसको हटाएगा, इसके जगह में खुद आ जाएगा। देखो कितना आसान है सर। सर अगर इसका H2O के साथ रिएक्शन कराना है तो H2O में H प्लस OH माइनस, ये नेगेटिव पार्ट इसको हटाएगा और इसकी जगह में खुद आ जाएगा। रे 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 बाप रे बाप, इतना। अगर सर CuCN के साथ और HCN ले लें तो सर नेगेटिव पार्ट Cn माइनस है, इसको हटाएगा और इसके जगह में खुद आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर सर इसका Cu2 Cl2 और HCl ले लें सेंड मेयर रिएक्शन, तो नेगेटिव पार्ट इसको हटाएगा, इसके जगह में खुद आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर अगर इसका Cu2 Br2 के साथ HCl ले लेते हैं तो भैया HBr नेगेटिव पार्ट Br है, इसको हटाएगा, इसके जगह में खुद आएगा। अरे भाई साहब क्या बात है, ये सब सेंड मेयर थे। अगर इसका सर Cu और HCl ले लें, गटर में ले लें, तो नेगेटिव पार्ट इसको हटाएगा और इसको गटर में डाल देगा। एकदम क्लियर बात। अगर आप इसका Cu और HBr के साथ लेते हो, गटर में है ये भी, तो भैया यहाँ पे जो है वो नेगेटिव पार्ट Br डाइजोनियम को हटाएगा और इसकी जगह में खुद आएगा। अगर यहाँ पे HBF4 लेते हैं बेटा, तो चूंकि याद करो हिट कर दोगे अगर, तब तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। लेकिन अगर HBF के साथ साथ NaNO2 ले लेंगे मेरे बेटे, तो नेगेटिव पार्ट ये है, ये डाइजोनियम को हटा के इसके जगह में खुद आ जाएगा, NO2 बन जाएगा। ये बड़ा सिंपल बात है बेटा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा डाइजोनियम समझ में आया होगा। हाँ, दो बात ध्यान रखना इसके साथ, एक या तो इथाइल अल्कोहल लिखा होगा मेरे बेटे, या लिखा होगा क्या H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड। इसका काम है रिडक्शन करना। ये इसको हटाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, मतलब ये दोनों कंडीशन में बेंजीन बनने वाला है। बस खत्म बात, यही तो है। इतना आसान है सर डाइजोनियम, इतना आसान है भाई। सिर्फ दो बात दिमाग में क्या रखना है, ये समझ में आ गया ना। और दूसरा कपलिंग रिएक्शन अभी आपको बताया। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि अमीन चैप्टर बहुत अच्छे से आज आ गया होगा। अब आज के बाद अमीन आपको दिक्कत नहीं करने वाला है और आसानी से आप अमीन चैप्टर समझ लोगे। अब भैया इसके बाद लेके आएंगे अगला चैप्टर, कल बायोमोलिक्यूल्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।